आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एक ब्रेक के बाद, यानी 15-18 दिनों के ब्रेक के बाद हमारे वीकली पॉडकास्ट तीन ताल में मैं यानी कुलदीप सरदार वापस आ गया हूं। पिछले 3 एपिसोड्स में मैं नहीं था, नितिन ठाकुर थे मेरी जगह, और अब छुट्टी से वापस आकर ठंडा ठंडा लग रहा है। और ठंड वैसे भी बढ़ते बढ़ते फिर से ठहर गई है इस बीच। खैर, मौसम के मामले में तो अपन वो वाले हैं कि सर्दी में दिन सर्द मिला, हर मौसम बेदर्द मिला। लेकिन बड़ी चीज यही है कि तमाम दर्द दे करके साल 2020 जा रहा है फाइनली। 2020 का ये आखिरी एपिसोड है तीन ताल का। चलिए शुरू करते हैं। तीन ताल, नया हफ्ता, नया बवाल। तीन ताल में आज दो चीजों पर बात करने वाले हैं। एक तो ये कि ये साल जा रहा है तो क्या सिखाकर जा रहा है, क्या वो करके जा रहा है जो हम आगे कैरी करने वाले हैं अपने साथ। 2020 से हम कह रहे हैं कि शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, कभी लौट कर ना आना वरना चप्पल लेकर दौड़ा लेंगे। और इसके बाद भी बहुत सारी नई आदतें, नई नजर देकर के ये साल जा रहा है, जिस पर विस्तार से आज बात करेंगे। और दूसरी बात होगी वैक्सीन विरोधियों की। कई तरह के लोग हैं जिन्हें वैक्सीन पर शक है। कुछ को लगता है कि वो वैक्सीन लगवा लेंगे तो उनका धर्म खंडित हो जाएगा। कुछ को लगता है कि कोई बड़ा फर्जीवाड़ा, कोई बड़ी साजिश वैक्सीन की आड़ में की जा रही है, कोई हिडन प्रोपेगेंडा है इसके पीछे, या कोई प्रयोग है, कोई साइंटिफिक प्रयोग हो रहा है इसके पीछे। तो क्यों किसी को वैक्सीन पर शक होता है? क्योंकि इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब वैक्सीन पर शक किए गए। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों को सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा आज भी ऐसे सोच रहा है, तो उसको समझने की कोशिश आज करेंगे। पर आज कमलेश ताऊ नहीं है, छुट्टी पर हैं आज वो, आज ज्यादा व्यस्त हैं। तो मैं हूँ, पाणिनी बाबा हैं, नितिन ठाकुर हैं। तो जिनसे मिलने को अखियां तरसी हैं, होने वाला उनका दीदार है, वर्चुअली ही सही। पाणिनी बाबा, मैं नहीं था तीन ताल के पिछले 3 एपिसोड में, बहुत मिस किया मैंने आपको और इस शो को। मैं हम सब ने, लेकिन हम लोग को पता था कि आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए श्रोताओं और हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ नत्थी होके आपके साथ थी। तो रस्मों में केवल नाव के बांधी हुई गांठें और नहीं होती हैं, न कंधे पे पड़े हुए यज्ञोपवीत के धागे होते हैं। धागे और बंधन मित्रों के, स्वजनों के, परिचितों के, श्रोताओं के, जिनसे भी आपका संवाद है उन सब के होते हैं। तो हम सब आपके साथ वहां थे, आप कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन हर कार्यक्रम में आपको याद भी किया गया। और झाड़ा तेज है एकदम। आज तो शोले के सेट की तरह लग रहा है। ये तीन ताल के सरदार भी है और ठाकुर भी। ठाकुर साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और जब आप नहीं थे तो हम थे, आप आ गए तो भी हम हैं। क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है और लोग बहुत मसरूफ भी हैं। देखिए, जब से लॉकडाउन खुला है, कुछ रुके हुए काम थे जो अब होने लगे हैं, तो सबकी अपनी अपनी मसरूफियत है। और मैं जो हूँ स्टेपनी की तरह काम कर रहा हूँ, जो जहाँ नहीं होता वहाँ फिट हो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, स्टेपनी नहीं है आप। आज जो बातचीत का पहला विषय, मतलब यहाँ पे जो कमलेश ताऊ की भारी आवाज का इंट्रोडक्शन है वो मिस करते हुए वो नहीं है आज। लेकिन आज सीधे अब आज बातचीत पर आते हैं कि पहली हम जो जहां से बात आज शुरू करना चाहते हैं वो ये कि वैक्सीन का इंतजार सबको है इस बीतते हुए साल के साथ और आते हुए नए साल के साथ। पर कुछ लोगों को उससे आपत्तियां भी हैं, कुछ की धार्मिक आपत्तियां हैं। कुछ को लगता है कि उसको उसको बनाए जाने में ऐसे जानवर का इस्तेमाल हुआ है जिससे उनका धर्म खंडित हो सकता है। कई तरह की कैटेगरीज हैं विरोधियों में। पहले तो धार्मिक हैं, जिनमें 3 धर्म है मुख्य रूप से, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म। बहुत एक एक कैटेगरी आप साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं। और उस श्रेणी के लोग ये मानते हैं कि ये जो वैक्सीन है, ये दवा कंपनियों और सरकार की ओर से लाई गई एक एंटी पब्लिक चीज है जिसका हिडन एजेंडा कुछ और है। जैसे कि और ये उन कम्युनिटीज में ज्यादा है जो पहले से ही हाशिए पर हैं और पहले से ही जिनमें एक अविश्वास की भावना रही है, जैसे कि अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं कि इस वैक्सीन के जरिए उन पर कोई खतरनाक प्रयोग किया जा सकता है, तो वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं।
पश्चिम में कई जगहों पर एंटी वैक्सीन मूवमेंट चल रहे हैं। तो एक टर्म है इन सब लोगों के लिए वैक्सीन डाउटर्स, वैक्सीन पर शक करने वाले लोग। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, क्योंकि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो इनके पीछे हैं। इसीलिए इस बार जो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस है, सरकारें कोशिश कर रही हैं कि धार्मिक संगठनों को भी एक सेम पेज पर लेके चलें, उनको भरोसे में लेकर के चलने की कोशिशें आ रही हैं अतीत के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन पाणिनि बाबा, किसी को एक महामारी फैल रही है जो लोगों की जान ले रही है, और उससे बचने का एक ही रास्ता है, और वो वैज्ञानिक रास्ता है वैक्सीन। उससे किसी को अगर आपत्ति होती है, चाहे वो धार्मिक वजह से हो, चाहे अन्य मनोवैज्ञानिक असुरक्षाओं से हो, या और जो हमने समाज में इंजेक्ट की हैं असुरक्षाएं उनकी वजह से हो, आप इसको एक बड़े कैनवस पे ले जाकर के कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये असल में ये भी महत्वपूर्ण है कि किन रिलीजियस पैचेस में, किन धार्मिक संकुलों में इस तरह के संदेह हैं, और उनके पीछे एक पूरा इतिहास है विश्वास न करने का। क्योंकि अतीत के कुछ बिंब ऐसे हैं जहां पे आप देखें अगर, तो इस्लाम और ईसाईयत के बीच में परस्पर जहर खुरानी बहुत चली है। और वो कहीं ना कहीं कहानियों में बैठा है कि उन्होंने उसको जहर दे दिया था, फिर उन्होंने उसको जहर दे दिया था, फिर उन्होंने फलाने शेख को जहर दे दिया था, फिर उन्होंने उस अमीर को जहर दे दिया था, फिर अर्तुगरुल के अब्बा को जहर दे दिया, या उनके चाचा को जहर दे दिया। इतनी सारी कहानियां जहर खुरानी की भरी हुई हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत इस तरह से शासकीय स्तर पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये है। दूसरा क्या है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हिंदुइज्म कभी भी हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ये तीनों जो है बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की पूरी बहस में, जहां पे कि इस्लाम, यहूदियों और ईसाइयों का एक दूसरे के ऊपर परस्पर अविश्वास है। तो उस अविश्वास की अंतिम परिणति इसी रूप में होती है कि इन्होंने बनाया है तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। ये वही प्रवृत्ति है जो कि आपके घर में आपके आए हुए कई सारे मुस्लिम दोस्त आपको अचानक से शाम की अच्छी भली चलती दावत में कह देते हैं कि ये चिकन तो आपने ग्रीन चिक से खरीदा होगा, या ये सलामी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये हलाल का नहीं है। तो ये एक तरह का कंजर्वेशन है, एक तरह के डाउट की जो टेंडेंसी है, वो वाली बात यहाँ पे है। दूसरा क्या है कि ये सबसे अजीब बिंब है कि जिस एक साल में ईश्वर के ऊपर और धर्म के ऊपर या इस तरह की मान्यता और अंधविश्वासों पे, पद्धतियों पे जो इंसान का विश्वास है, जो यकीन है, वो जब सबसे ज्यादा डगमगाया हुआ होना चाहिए था, उस साल के आखिर में हम उन्हीं चीजों को फिर से मजबूत होते हुए देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सा कंट्रास्ट है, और इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि धर्म बहुत जल्दी उखड़ने वाला है क्योंकि विज्ञान बहुत तेज हो गया है, वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की मदद से धर्म और मजबूत हो रहा है। विज्ञान के सारे लाभ लेकर के धर्म अपने प्रभाव को और अपने वर्चस्व को और मजबूत करता जा रहा है। ये एक अजीब सी समस्या है। आप ये देखिए कि भगवानों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाहर निकल पाए कोरोना काल में। उनके कपाट बंद कर दिए गए कि उनके भक्तों के एकीकरण से और मिलने से, सम्मिलित होने से, संगठित होने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। कितने लोग ईश्वर की तरफ लगातार असहाय बन के देखते रहे और अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को बचा नहीं पाए। और वो किसी एक धर्म के ईश्वर की बात नहीं रही, वो सभी धर्मों में लोगों ने महसूस किया, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के अविश्वास के तर्क जो है खड़े हैं। अभी भी लगता है कि नहीं, वो प्योरिटी बची रहे या बनी रहे। हिंदुइज्म का मामला इससे थोड़ा सा इतर है जो मैं देखता हूं। हिंदुओं में इस तरह का औषधीय अविश्वास मुझे याद नहीं आता है। मैं ये जरूर सोचता हूं कि इस तरह की जो बाकी रिलीजन्स में सिम्टम दिख रहे हैं, ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमारे यहाँ गणेश जी ने दूध पिया, या ठीक उसी तरह से है जिस तरह से 5 पैर वाली गैया को हम लोग पूज लेते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में एक चीज कमाल की है कि उन्होंने
दवा और ईश्वर दोनों को बराबर स्थान दिया है। और आप इसलिए देखेंगे कि बल्कि कई लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो बीमार नहीं होते हैं फिर भी दवा खा लेते हैं, है ना। तो खास करके गांव बनारस में तो अगर मतलब आदमी की ये डेटॉल की या सेवलॉन की ऐसे किसी भी एंटीसेप्टिक एसिड की शीशी फूट जाए तो आदमी हाथ काट लेता है। कह रहे नस्कान होगा। नस्कान को तुरंत जो है कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वो प्रवृत्ति होती है। हमने अक्सर देखा है गाँव में कि कोई बुजुर्ग महिला है, उन्होंने बस ये मान रखा है कि उनको तकलीफ है, उनको वस्तुतः कोई तकलीफ नहीं है, तो वो कहेंगे कि अरे बच्चा खरिहाव पिरा थी, मुंह पिरा थी, है ना, और हर की पत्ती दे थे दवा खाए ली, टेबलेट खाए ली। कई लोग जो है ऐसे ही बातचीत में थोड़ी सी गरमाइश हो जाती थी तो तुरंत डिस्प्रिन को घोल करके गिलास में पीने लगते थे कि सर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। तो वो एक तरह का वो भी एक अलग फोबिया है। लेकिन हिंदुइज्म में कभी इस तरह का रिपल्शन देखने को मिला नहीं। लेकिन जैसे एक और ये भी इसमें एक चीज जोड़ दूं फिर, बल्कि आप हाँ कि वो फिश ऑयल वाली, इवन जो लोग शाकाहारी हैं वो फिश ऑयल, अगर उनको फिश ऑयल वाली टेबलेट्स अगर डॉक्टर लिख देता है उनको कि इसमें मछली का तेल पड़ा है, मन मार के खाते हैं लेकिन खा लेते हैं। कितने लोगों ने जिन्होंने कभी जिंदगी में लहसुन नहीं खाई थी, वो मद्रास जाके मछली निकल के आए थे कि दमा ठीक हो जाएगा। कितने लोगों के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें पता है कि तरह तरह के फिश ऑयल और इस तरह के अवयव इस्तेमाल होते हैं जो मल्टीविटामिन या एंटीबायोटिक्स बनती हैं या और तरह की औषधियां होती हैं उपचार की, लेकिन वो उसमें कोई परहेज नहीं करते हैं। हिंदुओं के बीच में सबसे ज्यादा ये चीज प्रचारित हुई कि हड्डियों से चीनी को साफ किया जाता है और इसी वजह से चीनी चमकती है। डालडे में चर्बी इस्तेमाल होती है, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि इसकी वजह से किसी भी इस हालत के सीजन में या किसी भी साल जो है पूरियां छोड़ के पंडित और मतलब या हिंदू जो है वो रोटी खाने लग गए हों शादियों में। खाना तो पक्का ही बना और डालडे में ही बना और अभी भी बन रहा है, देवालयों से लेकर के और 13वीं तक वो चल रहा है, भोजनालयों तक। हाँ, तो हर जगह पे वो व्यापित है। इस तरह की समग्रता में रहते हैं। मैं पिछली बार एक औघड़ आश्रम वाली कहानी सुना रहा था कि जब औघड़ पंथ को मानते हो तो फिर मंगलवार और गुरुवार को नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई औघड़ से तो जो मिल रहा है मिल ही रहा है, लेकिन हनुमान जी और विष्णु जी से भी कुछ मिल जाए तो कोई बुराई थोड़ी है, सबसे बना के रखना चाहिए। तो कुछ काम देवता करें, कुछ काम वैक्सीन करें। हाँ, लेकिन बाबा मैं इसमें जो चीज जोड़ रहा था वो ये जोड़ रहा था कि एक तो इसमें एंगल आ गया है, स्वामी चक्रपाणी जैसे कुछ लोगों ने इसमें जो एंगल लगाया है वो ये है कि भाई इसमें गाय का खून मिला है। और एक चीज और जो मैं आपकी बातचीत सुन रहा था, तो ये देखिए जरा कि जिन जानवरों का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो वो इस्लाम में घोर प्रतिबंधित हैं या फिर ईसाइयत में उन चीजों को लेकर बहुत ही घोर मनाही है। हिंदुओं में वो पशु है गाय। तो स्वामी चक्रपाणी जैसे लोगों ने उसमें गाय का एंगल ला खड़ा किया है। अरे उसमें क्या है, इसमें एक बस एक फैक्ट के लिए फिर दे रहा हूँ कि जूस और मुस्लिम को जो दिक्कत है वो ईसाइयों को जो दिक्कत है उससे अलग तरह की है। यहूदियों और मुसलमानों को सूअर की वजह से दिक्कत है, क्योंकि वैक्सीन को रखने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ले जाना होता है, तो वैक्सीन के रखरखाव के लिए जो है उसमें जिलेटिन यूज होती है। और जिलेटिन दो तरह के जानवरों से मिलता है, गाय से और सूअर से। जो दवा कंपनियां हैं वो ज्यादातर सूअर से मिलने वाले जिलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, और सूअर को यहूदी और मुसलमान दोनों ही एक अपवित्र गंदा जानवर समझते हैं, इसलिए उन्हें वैक्सीन से आपत्ति है। हालांकि जो दो बड़ी वैक्सीन हैं, फाइजर और मॉडर्ना, दोनों का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उनकी वैक्सीन पोर्क फ्री है, उनकी वैक्सीन में सूअर का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है। लेकिन हर वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये बहस चल रही है। हालांकि आप देखेंगे ना तो मुसलमान समुदाय के भीतर भी इस तरह का बयान आपको मिलेगा। कई ग्लोबली कई जगहों से इस तरह के स्वर उठे हैं कि एक लंबे केमिकल प्रोसेस से जेलेटिन बनता है, और आप वैक्सीन को वैसे भी मुंह के रास्ते से तो लेने नहीं वाले हो, आप इंजेक्शन के जरिए लोगे, तो वो हराम नहीं है। पर कुछ लोग अड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि कुछ लोग अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सूअर जो है वो तो भैया हर हाल में हराम ही रहेगा। अरब और ईरान में कुछ धर्माचार्यों ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसके ऊपर टिप्पणी की है और उन्होंने बताया है कि कैसे ये वैध है।
इसमें कुछ बुराई नहीं है। ये भी हुआ है कि शेख परिवार में लोगों ने ये वैक्सीन लगवा करके एक संदेश दिया है और उसके बाद से काफी मोटिवेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक कारण और है, और वो ये है कि वैक्सीन को लेकर के संदेह और सुग्राह्यता दोनों बनी हुई है। एक तो सुग्राह्यता अभी तत्काल है नहीं, कई लोग तो टपक के उसको लगवा लेना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह है इस चीज को लेकर के कि वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा, कहीं कुछ और ना खराब हो जाए। पता चले कि कोविड से तो बच गए लेकिन कैंसर हो गया या कुछ और हो गया या किसी और तरह का डैमेज हो गया। तो ये संदेह लोगों के मन में है और ये संदेह वैज्ञानिक है। एक सर्वे हुआ है इसी से जुड़ा, तो ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक कारणों से लोग विरोध कर रहे हैं वैक्सीन का, वैज्ञानिक कारणों से भी बहुत सारे लोग यूरोप में एक कारण और है बाबा जो मैं बताऊंगा। कुलदीप कुछ कह रहे थे, लेकिन ये मैं बस ये कह रहा था कि जो बाबा कह रहे थे ना कि लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, उसी के लिए एक सर्वे हुआ है यूरोप में। यूरोप काफी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक जगह मानी जाती है, हम लोग देखते हैं यूरोप की ओर हर चीज में, और वहीं पर वैक्सीन का काम तेजी से सबसे ज्यादा चल भी रहा है। यूरोप की बड़ी आबादी वैक्सीन पे भरोसा नहीं कर रही है। लंदन की एक रिसर्च कंपनी है, उसका नाम है इप्सोस मोरी, गूगल कर सकते हैं अगर कोई आप सुनने वाले। इप्सोस मोरी इस कंपनी का नाम है, उसका एक सर्वे है। वो उस सर्वे के मुताबिक फ्रांस के 46% लोगों ने कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पोलैंड और हंगरी के 40% से ज्यादा लोगों ने यही बात कही है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। हाँ, और इसी में मैं ये जोड़ रहा था, एक एडिशनल पार्ट है कि देखिए कोरोना बीमारी को लेकर भी अभी तक रहस्य बरकरार है। जब वो बीमारी इतनी रहस्यमयी है, ये बात कही गई कि चीन ने किसी लैब में तैयार की, या फिर ये भी कहा गया, हिंदुस्तान में भी कहा गया, अमेरिका में भी कहा गया कि सरकार इससे हवा बना रही है और दरअसल वो तो हमारे शरीर में चिप डालने की कोशिश है, या फिर वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बीमारी जैसी कोई बीमारी है नहीं, सिर्फ अफवाह है। तो जो आप वैज्ञानिक बात कह रहे हैं या जो धार्मिक बात कह रहे हैं, उसके अलावा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। और कोरोना को लेकर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रही अभी तक, और सच तो यही है कि अभी तक हम ये बात पूरे भरोसे से नहीं कह सकते कि कोरोना आया तो आया कैसे, कहां से आया। इसको लेकर भी अभी डिस्कशन चल ही रहा है, अभी तो विमर्श खुला हुआ है। नहीं, तो लेकिन बीमारी को लेकर भी कोई पूर्ण विराम इतनी जल्दी लग जाएगा, ये तो होना ही नहीं था। ये बाबा एक चीज है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का नुकसान बहुत हुआ है। मतलब मैं बहुत उदार धरातल पे आके सब चीजें देखने को और उन लोगों के भीतर उनकी खोल में घुस के सोचने को भी तैयार हूं जो अविश्वास कर रहे हैं वैक्सीन पे। लेकिन इसका जो एक नुकसान है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बीमारियां जो हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी और जो कंट्रोलेबल हो गई हैं, जैसे कि मीजल्स, खसरा। अब से 20 साल पहले अमेरिका ने ये दावा किया था कि हम मीजल्स जो है खत्म हो गया है। लेकिन चूंकि वैक्सीन विरोधी मानसिकता वहां सक्रिय है, बहुत लोगों को ये लगता है कि इस वैक्सीन की आड़ में कुछ और हो रहा है। अभी पिछले साल 2019 में मीजल्स का आउटब्रेक अमेरिका में हुआ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। जो बात मैं पहले कह रहा था कि पोलियो ड्रॉप्स को लेकर के हम पोलियो मुक्त हुए, हमने बड़े गर्व से उसको पूरे दुनिया में बताया कि भारत पोलियो मुक्त हो गया, लेकिन वो भी एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको याद होगा कितनी अफवाहें उससे जोड़ करके चली थी कि ये तो नपुंसक बनाने का एक सरकारी अभियान है, ये मत लगवा दे, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाना चाहिए। इंडोनेशिया में एक उलेमा काउंसिल है जो इस तरह के मसलों पे फैसला लेती है कि क्या हराम है और क्या हलाल है। उसने खसरा की वैक्सीन को हराम घोषित कर रखा है, और उसकी वजह से जो खसरा प्रभावित पूरी दुनिया में देश हैं, उनमें तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। तो ये तो विशुद्ध मूर्खता है ना, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। बिल्कुल मूर्खता है, और ये है, आप इनका कुछ इलाज नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज इसमें कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो एक अंतहीन चर्चा है, इस तरह के अंधविश्वास की और कथाएं हर तरफ भरी हुई हैं। लेकिन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भले ही हेल्थ को लेकर के हिंदू थोड़े से उदार दिखते हों, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पॉपुलेट करने में और उसके ऊपर लड़ाई करने में हमारा भी नहीं है। हाँ, तो हम लोग तो नहीं, हम किसी को बचा नहीं रहे हैं इसमें। हाँ, वो सब एक ही। हाँ, किसी आलू के 2 पैर और एक सूंड जैसा कुछ दिख जाता है तो हम लोग खेत में जो है मंदिर बना देते हैं और भंडारा शुरू कर देते हैं, हम लोग उस तरह वो तो है ही, बिल्कुल। हाँ,
तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जितने भी लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगने से नुकसान होगा या ये हराम है, ये हलाल है, मुझे लगता है कि इनमें हो सकता है कि कोई विशेष गुण हो कि ये चीजों के नाम और उनकी शीशियां हाथ में पकड़ के पदार्थ को देख करके उसके बारे में ये अन्वेषण कर पाते हैं, ये जांच कर पाते हैं कि कैसे ये हलाल है, कैसे ये हराम है। तो इनकी इस गुणवत्ता का, इस क्षमता का हमें फायदा उठाना चाहिए और ऐसे तमाम सारे उलेमाओं से, पादरियों से, महंतों से, ये इन सब से मेरा अनुरोध है। ये वैसे चक्रपाणी जी वही हैं जो गौमूत्र पिला करके कोरोना शुरुआत में ठीक कर रहे थे और फिर उस सभा में कई लोगों को कोरोना हो गया था, हिंदू महासभा की, तो जो आप कह रहे हैं कि वो गलत है। तो इन सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप में जब इतनी अच्छी क्षमता है तो फिर आप केवल वैक्सीन तक ही अपने जांच धर्म को क्यों सीमित रखना चाहते हैं? आप गेहूं, टमाटर, बैगन, मिठाइयां, सब्जियां, तरह तरह के फल, चावल, दलहन, तिलहन, दूध, मेवा, घी, इन सब को देख करके और बताना शुरू कीजिए कि किस किस चीज में नुकसानदायक चीजें हैं, जिनसे कि कैंसर हो सकता है, जिनसे कि नपुंसकता के संकट आ सकते हैं आने वाले समय में, जिनसे कि वीर्य पतला हो सकता है या आदमी का सीना जो है वो सिकुड़ सकता है, महिलाओं की जनन क्षमताएं कमजोर हो सकती हैं। ऐसे तो बहुत सारे चीजें हैं, ऐसे तो बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे स्टेरॉइड्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ये सारे के सारे हमारे आहार में शामिल कर दिए गए हैं। सुरक्षित और शुद्ध तो कुछ भी नहीं है। तो ये अगर इतनी जांच में मजबूत है तो फिर केवल वैक्सीन तक का ही सीमित है। ये अपनी थाली से शुरुआत करें, अपने चौके से शुरुआत करें, देखें कि राजप्रासादों से लेकर के और देवालयों तक जो बन रहे हैं वो कितना उचित है, नहारी में मिलावट का प्रतिशत कितना है, नकलीपन का प्रतिशत कितना है और उससे जनन क्षमता के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है, चेतना पे कितना असर पड़ने वाला है, किस इंजेक्शन को कैसे तोलेंगे तो वो हलाल है और कैसे तोलेंगे तो वो झटका है। गाय को इंजेक्शन लगाते समय झटके से तोला जाता है इंजेक्शन, और मुर्गे को काटते हुए हलाल चाहिए आपको। तो ये जो कूप मंडूकता है ना, लोगों को इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है कि ये परजीवी पादपों की तरह उगाते हैं, इस तरह की जो स्थितियां, परिस्थितियां पैदा होती हैं उसमें, तो मशरूम की तरह। आज का शब्द यही हो गया, परजीवी पादप। हाँ, मैंने कुकुरमुत्ते का संस्कृताइज शब्द बनाया अभी बैठे बैठे तत्काल, और मैंने कहा कि ये कुकुरमुत्ता कहने से किसी को ये न लगे कि वो स्थान विशेष का द्रव्य जैसा ही है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक संश्लिष्ट शब्द बनाने की कोशिश की कि भाई परजीवी पादप इनको कहा जाए, और वो ज्यादा इंक्लूसिव है। तो ये परजीवी पादप हैं जो कि तमाम मृदोपजीवी गुणधर्मिता के साथ में बड़े होते हैं और इस तरह के अवसरों पे वो पैदा हो आते हैं। थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी मॉइस्चर, थोड़ा सा सलाद इनको मिलती है और बस तत्काल ये ऐसे विचारों के ऊपर छतरी तान लेते हैं। तो लोग इसके चक्कर में ना पड़े। लोग बिल्कुल वैक्सीन का विरोध करें, उस पर सवाल उठाएं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से उसके बारे में सोचते हुए। और एक चीज मैं सबको बता दूं, जो तमाम सारे चिकित्सकों, वैज्ञानिकों के परामर्श से बनाए हुए विचार हैं, कि मान लीजिए आपके घर में, आपके कार्यालय में या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे जहां आप लोगों से मिलते हैं, वहां पे 50 लोग इकट्ठा हुए हैं और उनमें से 25 लोग ये तय करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, और 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है। तो संकट क्या होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है और इस कार्यक्रम में मैं उसको 1 मिनट में समझाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है, 25 लोगों ने, वो बहुत मुक्त हो करके लोगों से मिलेंगे, अपनी गतिविधियों में रहेंगे, और उससे क्या होगा कि वो स्वयं संक्रमित ना होते हुए भी कोरोना के वायरस के वाहक बने रहेंगे। और इस वजह से इस 50 लोगों के जुटान में ये 25 लोग हमेशा खतरे में रहेंगे। इन 25 लोगों से वैक्सीन, कोरोना पा जाने के खतरे से जो वैक्सीन लगाए हुए चौड़े होके घूम रहे हैं।
इम्यून होने का मतलब ये नहीं है कि आप कैरियर नहीं होंगे, कैरियर तो आप हाँ, तो आप इम्यून हुए हैं लेकिन आप कैरियर हमेशा बने रहेंगे। आप कितना भी वैक्सीन लगवा लें या कुछ भी कर लें, कैरियर तो आप बने रहेंगे, क्योंकि ये कोई खून से नहीं फैल रहा है, ये फैल रहा है बॉडी फ्लूइड से, एक्सचेंज से, और उसमें स्पर्श, चुंबन, आलिंगन, ये सारी चीजें, और सतहों पे हाथ का या सामान का, सामग्री का रखे जाना। तो मतलब शादी में कोई लिफाफा भी देके जाएगा तो वो भी कोविड आपको दे सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये बहुत अकलमंदी की बात नहीं है कि कुछ लोग जो है इसमें कह दें कि वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और कुछ लोग ये कह दें कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और ये सोच लें कि आप स्वयं को बचा करके दूसरों को शमशान तक या अस्पताल तक, आईसीयू तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं। ये अगर प्रवृत्ति है तो ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ये उचित नहीं है। दूसरा ना, जैसे आपने कहा कि आपत्तियां बिल्कुल हो सकती हैं, पर उनका आधार क्या है, ये इस पे बात होनी चाहिए, वैज्ञानिक होना। जैसे मेरे खुद अपने अप्रीहेंशंस हैं इस वैक्सीन को लेकर के, वो ये कि ये पहले स्तर की वैक्सीन है जो अब तक के सबसे कम समय में बनाई गई। तो वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को उस तरह से स्टडी करने का समय जो है वैज्ञानिकों को मिला नहीं। किसी वैक्सीन का 3 साल बाद, 2 साल बाद क्या प्रभाव, वो दुष्प्रभाव होगा, वो ये वैज्ञानिक अभी जांच नहीं पाए हैं। हो सकता है कोरोना की एक इससे बेहतर इम्प्रोवाइज ज्यादा अच्छी वैक्सीन 2 साल बाद आए, जो और सबक को लेते हो, वो ज्यादा अच्छी। मैं हो सकता है वेट कर लूंगी 2 साल बाद लगवाऊं ये वाली। तो ये आधार तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों को ना देने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो भी कुलदीप सरदार ने कहा कि भाई वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि चूंकि हम इसके साइड इफेक्ट्स को अभी परख नहीं सके, जो कि नॉर्मल प्रोसेस में होता है, तो बच्चों को कम से कम अभी इससे दूर रखा जाए, बड़ों को वैक्सीन देंगे। पर कुछ नहीं से कुछ तो आ रहा है, वो बेहतर है। मतलब जिनको बहुत जरूरी है और बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में है, और उनको, या जो बुजुर्ग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको अभी जैसी भी वैक्सीन आ रही है उनके लिए ये बहुत बिल्कुल उम्मीद की किरण है। इसमें आपने, ये तो मेरा कारण है, लेकिन मरना सबको है, और वैक्सीन के कारणों से भी हो सकता है कि आगे ऐसे समस्याएं आए जिसमें लोग मरें। लेकिन महामारियों में मरना, आपदा में मरना, इकट्ठा मरना, ये जो है हमेशा बहुत सारी चीजों को तबाह कर देता है। परिवार की इकाइयों को, बहुत सारे सपनों को, अर्थव्यवस्थाओं को, सरकारों को, समाज को, सबको प्रभावित करता है। संस्कृति, विज्ञान, सबको प्रभावित करता है। तो इसलिए उसको नियंत्रित करना ये एक प्राथमिकता इस वक्त दुनिया के सामने है। दूसरा ये है कि वैक्सीन कोई भी हो, उसके सार संक्षेपों में कम से कम 10 साल का समय लगता है। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन ली है, उनकी नई संतानें जो पैदा होंगी आगे उनके शरीर से, उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास तक इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो अंतिम राय बनाते बनाते बहुत समय लगता है वैक्सीन के बारे में। लेकिन उस अंतिम राय तक दुनिया को इस तरह से बांध के रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग तो वैसे भी बाहर आएंगे। वैक्सीन लगा करके, एक इम्यून विकसित करके, या इसके तात्कालिक प्रभाव से निपट करके सामने आना, लोगों के बीच आना और जीवन को आगे लेके जाना, वो ज्यादा बड़ी जरूरत है। और इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि वो कि बिना वैक्सीन के मरना है या वैक्सीन लगा के रिस्क लेना है कि भाई मरे, जी भी सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और रिस्क तो रोज ले ही रहे हैं, रिस्क तो रोज ही है। वो निदा साहब कह के गए हैं कि जीने वाले को मरने की आसानी दे मौला, जी तो पता नहीं कैसे ही रहा है, मरने की तो आसानी दीजिए। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग बेवजह, बिना कारण, अजीब अजीब तरीके से रोज मर रहे हैं। कोई धर्म के लिए मार दिया जा रहा है, कोई जाति के लिए, गोत्र के लिए मार दिया जा रहा है, कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं गाने के लिए मार दिया जा रहा है, कोई विधर्मी अधर्मी होने के लिए मार दिया जा रहा है। कितने ही कारण हैं, दुर्घटनाओं में लोग मार दिए जा रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारी और चीजें जी। इन दुविधाओं, इन मजबूरियों, दुश्वारियों, इन तकलीफों से लोगों को निकाल करके कम से कम समाज चलता तो रहे, ये व्यवस्था वैक्सीन करने की कोशिश कर रही है, जिसकी मैंने पहले भी कहा कि ये अंतहीन बहस चलती रहेगी कि वैक्सीन का प्रभाव क्या है, कैसा है। लेकिन भाई साहब, प्रभाव केवल इस वैक्सीन का नहीं है,
प्रभाव ऐसी हजारों चीजों का है जो आप रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं। और कई बार मुझे वो बिंब याद आता है कि अपना पैक बनाते हुए विस्की या रम का कोई साथी दूसरे साथी को कहता है कि यार पनीर पकौड़ा ना खावा करो, इसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इस तरह के लोगों से बच के रहें। वो चुटकुला चला था एक बार के एक आदमी जो है वो पहले मसाला खाया, फिर अपना पैक बनाया, फिर जो है सिगरेट जला लिया, और वो अपना ये कर रहा था कि उसका रूममेट आया मैगी लेकर के। उससे कहता है मैगी ना खाया करो, मैदा होता है। तो ये है। लेकिन जो अब इसमें जो है ना कि ईसाइयों वाला लॉजिक, आप लोग पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं अभी ना। वैसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो ईसाई साथी अगर सुन रहे हो कोई, कि वेटिकन सिटी ने ये कह दिया है, 22 दिसंबर को वेटिकन सिटी का बयान आया जिन्होंने भाई रिलीजियसली भी कोरोना वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये कहा है कि ये वैक्सीन अधार्मिक नहीं है। पर इससे पहले जो चिंताएं थी वो इसलिए थी कि इस वैक्सीन के लिए कुछ रिसर्चर्स ने कुछ खास तरह की सेल्स का इस्तेमाल किया था उसकी रिसर्च में। और ये जो सेल्स थे ना वो कई दशकों पहले गर्भपात कराए गए भ्रूणों से लिए गए थे, जो प्रिजर्व करा के रखे गए थे, यानी वो फीटसेस जिनका अबॉर्शन करा दिया गया था। अब चूंकि कैथोलिक्स अबॉर्शन को मानते हैं पाप, तो यहाँ से वो संशय खड़ा हुआ। तब वेटिकन ने इस पे बयान दिया और उसकी दलीलें दी कि चूंकि वो मतलब पहले अबॉर्शन तो हो ही चुका था और उनके सेल जो भी एक दलील के तहत और सेम पेज पर उनको लेकर के WHO और सरकारों ने कोशिश की, तो एक की सफलता उस दिशा में मिली कि रिलीजियसली भी ईसाइयों के संगठन की ओर से कह दिया गया है। अब ये देखिए कि इस तरह की जो खबर आती है उससे ऐसा लगता है कि हम कहीं आगे बढ़े नहीं, क्योंकि जैसे पहले भी होता था, भले ही सिंबॉलिक तौर पर होता हो, किसी सल्तनत में किसी सुल्तान को या मुगल बादशाह को कोई राजाज्ञा जारी करनी पड़ती थी तो उस पर मुहर होना जरूरी है बड़े इमाम की, या फिर उस पर वो मक्का और मदीना की तरफ भी देखते, तो खलीफा की तरफ भी देखा जाता रहा बहुत वक्त तक। तो अभी भी ये हालात हैं कि अगर कोई राज आदेश जारी करता है, स्टेट आदेश जारी करता है, तो उन्हें वेटिकन सिटी की तरफ देखना पड़ता है। अगर मुसलमानों का मामला है तो वो इधर उधर देखते हैं कि कोई फतवा जारी हो जाए तो अच्छा। और हिंदुओं में इस तरह की स्थिति भले ही ना हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता हम भी बहुत प्रोग्रेसिव नहीं, सिर्फ दवाइयों के मामले में नहीं है, बाकी तो हर मामले में है, सब जगह मामलों में कि धर्म क्या कहता है एक बार ये भी देख लें। बिल्कुल, और ये बहुत पुरानी पद्धति है, कभी खत्म नहीं होगी नितिन इतनी जल्दी। इसको कहते हैं उत्तर जीवित्व का सापेक्षतावाद। कई खोज दिया आज आपने। ये एक दूसरे की पीठ खुजाने वाला है कि नाई कितना भी कमाल का हो अपना बाल खुद नहीं काट पाएगा, तो आपस में एक दूसरे आपको इसकी हिस्ट्री बताओ ना। इसमें जो बात हो रही थी कि वैक्सीन या दवाइयों पे आदमी हमेशा शक की निगाह रखता है, 1798 में पहली बार एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसका नाम था एडवर्ड जेनर, जिसने पहली बार दुनिया को ना पहली वैक्सीन बनाने की एक इंस्पिरेशन दी। उसने एक बुक लिखी थी, अभी मुझे नाम याद नहीं है, पर ये किस्सा मैंने पढ़ा था कहीं, कि अगर इंसान जो है गायों में होने वाले काउपॉक्स से, ये जो कि खुरों की एक बीमारी होती है, उससे खुद को इन्फेक्ट करवा लेगा तो वो चेचक से बच सकता है। और चेचक उस समय बहुत डेडली बीमारी थी, हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया में मर जाते थे। यहीं से दुनिया को चेचक का टीका मिला। इसी को आगे बढ़ा करके लोगों ने दुनिया को मतलब चेचक का टीका बनाया गया, दुनिया की पहली वैक्सीन। और जो लैटिन लैंग्वेज है ना, उसमें गाय को कहते हैं वाका, और वाका से होने वाली बीमारी काउपॉक्स को कहा गया वेसिनिया, और उसकी मदद से जो इंजेक्शन बना इम्यूनिटी पैदा करने वाला उसको कहा गया वैक्सीन। अब सोचिए कि ये जो स्मॉल पॉक्स है, इतनी पुरानी बीमारी थी, इतनी जानलेवा थी, इसकी वैक्सीन बनाने वाले या वैक्सीन की इंस्पिरेशन देने वाले आदमी को तो ऐसा लगता है ना मैं कि लोगों ने एकदम सर माथे पे बैठा लिया होगा यार, नायक बना लिया होगा। लेकिन एडवर्ड जेनर को बहुत विरोध झेलना पड़ा, शक की नजर से देखा गया उन्हें। इस घटना के कई साल बाद ब्रिटेन में जब उनकी मूर्ति लगवाई प्रिंस एल्बर्ट ने ट्रेफलगर स्क्वायर पे, बाबा आप तो गए होंगे वहां, तो उस समय लगवाया तो ताकि उन्हें सम्मानित किया जाए। लेकिन इस पे इतना हंगामा हुआ कि वो मूर्ति 2 बरस के बाद हटानी पड़ी, और हंगामे की वजह था चर्च।
जो बहुत ताकतवर था उस टाइम, चर्च की सत्ता थी। चर्च का ये कहना था कि चेचक साहब जो है वो ईश्वर की देन है, और ये पापों की सजा देने का एक तरीका था चेचक, और इसे अगर आप वैक्सीन बनाकर रोक रहे हो तो आप ईश्वर की मर्जी के उल्टा जा रहे हो। तो लेकिन तर्क हालात है, तर्क है भैया, और तर्क तो हालत है पता है, ये। ब्रिटेन को कानून लाना पड़ा कि लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कानून लगा के इसको अनिवार्य करना पड़ा, क्योंकि लोग लगवाते नहीं थे। इस कानून के विरोध में उस दौर में ब्रिटेन में दंगे हुए, जो इतना नहीं तो फिर प्रोग्रेसिव ऐसा समाज क्यों है नहीं हो आज। सकता है, ये भी तो और ऐसे ही पापों व्यवस्था की सजा जो है वो पोपों की सजा हो गई। और नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कैपी पॉ पप्पी। व्यवस्था बन जाए, एक व्यवस्था बन जाए कि जब भी कोई नई दवा आए या कोई नई तरह की सर्जरी निकले, कुछ भी, तो जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एक कमेटी बना ली जाए, वो अपनी मुहर लगाए, और जिससे इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी पेश ना आए, तो जल्दी जल्दी अपना ये प्रक्रिया तेज भी होगी। वो क्योंकि लॉ अगर ये वॉ हालत बनाने के ब्रिटेन, बाद भी ना स्टैंडिंग कमेटी के बजाय एक रिलीजियस कमेटी को भेजना चाहिए बस। तो कैबिनेट में ब्रिटेन पास में यही होने के बाद। हाल है, हमारे यहाँ यही हाल है, कहीं और भी यही हाल है, तो फिर बना देना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, ये सापेक्षतावादी जो है ये हमेशा ऐसे रहेंगे, क्योंकि ये इसी बहाने रिलेवेंट रहते हैं। अगर ये सब बातें ना कहें कि लोगों तो, के खाना पीना, हाँ, सेक्स करने के तरीके हर तरह से घुसे रहना है। बिल्कुल। तो अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान है कि जिस परिवार का कोई एक व्यक्ति कोविड से या किसी और बीमारी से ग्रस्त होकर के अस्पताल में है, उसके घर के लोग ईश्वर को भूल जाएं और वैक्सीन पे भरोसा करें। ये कितना बड़ा लॉस है। 501 के चढ़ावे से लेकर सोने के छत्र तक। और आप ही ने तो कहा था पिछले से पिछले एपिसोड में कि या ताऊ ने कहा था कि या तो इधर हो लो या उधर हो लो। कि भाई चोर वाला मसला नहीं, ये उत्तरजीवित्व का सवाल है ना भाई साहब। जो 501 रुपए का चढ़ावा या सोने के छत्र चढ़ाऊंगी, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना, इस लाइन की जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसको आप छिन्न भिन्न कर देंगे। बिल्कुल। तो ईश्वर की मर्जी, बाकी लोगों को भी तो जीना है ना। वायरस भी जिए और ईश्वर भी जिए और लोग भी जिए। ये समावेशी विचार है चर्च का यार, आप लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, है ना। ये सब जो धार्मिक लोग हैं ये दूर तक सोचते हैं। आप चाहते हैं कि तुरंत समाधान हो। नहीं, एक बात बताइए, जैसे क्या पता ईश्वर ये चाहता हो कि नास्तिक बने रहे, क्या पता ईश्वर ही चाहता हो वैक्सीन आए, इसे कैसे पता करेगा कोई। जैसे ईश्वर, जैसे कहा जाता है कि भाई नास्तिक क्यों है, यदि कोई ईश्वर है तो वो क्यों चाहेगा नास्तिक बने रहें, लेकिन क्या मालूम ये ईश्वर की मर्जी हो कि नास्तिक रहें। तो ऐसे ही ये पूछा जा रहा है कि किसको क्या मालूम कि ईश्वर ही चाहता हो कि वैक्सीन आ जाए। हाँ, ये बहुत घालने वाली चीज है, क्योंकि ईश्वर अलग अलग हैं, सब अलग अलग तरह की वैक्सीन भी है। तो हमको लग रहा है कि ये सब वैक्सीन फिर एक एक पकड़ देंगे। तुमने विचार दे दिया है। पता चला कि फाइजर वाली को तो जो वेटिकन वाले बढ़ा रहे हैं, उधर अरब से दूसरी वाली को प्रमोट हो रहा है। तो खैर ये है, और ये इस विषय को उसके हाँ, वो फिर गाने उसके बनेंगे कि ये बरतानी हलाल है, रूसी हराम है, अमरीकी हलाल है, इंडियन हराम है ना। इस तरह से वो गाने गीत बनने लग जाएंगे। और ऐसे भी तो हो जाएगा, फाइजर वैक्सीन के प्रायोजक हैं वेटिकन सिटी। अलग तो इसको इस बातचीत के इस पहले हिस्से को उपसंहार देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परंपरा अपने प्रवाह से बहती रहेगी और विज्ञान अपना काम करता रहेगा। बिल्कुल। तो मैं ऐसे कहूंगा, नहीं मैं ऐसे कहूंगा, वैक्सीन आती जाती रहेंगे, धर्म बना रहेगा। तो ये आस्था तो मन की रानी है, वैक्सीन आनी जानी है। ये ठीक रहा, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था गुरु। इस पे वो वाला मीम लगाने का मन किया, मिर्जापुर वाला। ये भी सही है। तो ये वैक्सीन पे हमारी बातचीत थी, और अब अगले हिस्से में हम जाते हुए साल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिजार स्टोरीज, जो कि हर 3 ताल में हम करते हैं, कि कुछ अजीबो गरीब किस्म की खबरें जिन पर बात उस तरह से हो नहीं पाती जिस तरह से होनी चाहिए थी। राकेश सिंह बघेल हैं, बीजेपी विधायक हैं उत्तर प्रदेश के मेहदावल से। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। कोर्ट से उनको सम्मन दिया गया कि आप कोर्ट में पेश होइए, और उन्होंने कोविड उनके लिए, उनके बिना पर सीएमओ साहब ने कोविड सर्टिफिकेट पेश किया कि कोविड रिपोर्ट की विधायक जी कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए आ नहीं सकते हैं।
लेकिन बात खुल गई और पाया गया कि ये जो कोविड सर्टिफिकेट था ये फर्जी था, और विधायक जी पर अब एक और मुकदमा हो गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो चल ही रहा था, फोर्जरी भी चलेगा फर्जीवाड़े का, और उनके साथ साथ संत कबीर नगर के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर हरगोविंद जी, उन पर भी केस हुआ है। ये वही विधायक हैं बाबा राकेश सिंह बघेल, जिन पर कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने, यानी उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने जूता चला दिया था, शरद त्रिपाठी। बड़ा चर्चित हुआ था वो वीडियो। हाँ, मतलब त्रिपाठी ने उस वक्त जो भी किया था, लेकिन आप ये देखिए कि ये बाज भी नहीं आ रहे हैं। और वही है जो प्रवृत्ति की बात हम लोग अभी तक कर रहे थे ना, कि ना धर्म बाज आ रहा है ना बघेल। दोनों को चाहिए एक नकेल। अब बताइए कि महामारी का ही लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, चलिए नौकरी के लिए बनवाए वो सब। लेकिन बघेल जी अकेले नहीं है, बघेल जी का एक समाज है, इस समाज के कई लोग पकड़े गए हैं। इंडिया टुडे ने अभी हाल फिलहाल अपने चैनल पे आज तक और इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, जिसमें कि ये पूरा कारोबार है कि कैसे लोग अपनी कोविड की पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट बनवा करके विवाह, यात्राएं, अवकाश, इन सब चीजों को स्वीकृत अस्वीकृत करा रहे हैं। तो ये एक पूरी बिरादरी है, बघेल जी इसमें कतई अकेले नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनसे मैं कह रहा हूं कि सारा श्रम इस चीज पे लगाइए, बघेल जी वाली गलती मत कीजिए, और सारा श्रम इस चीज पे लगाइए कि जो वैक्सीन आपको लगे वो सही वैक्सीन हो। हाँ, कहीं जाके पता चले कि गुलाब जल की इंजेक्शन लगवा के चले आए और समझ रहे हैं कि कोविड से फ्री हो गए। हालांकि हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना जबरदस्त हो उसका कि कोविड ना हो, है ना। जैसे होम्योपैथी में कई लोग ठीक हो जाते हैं मीठी गोली खा के, ऐसा ताऊ कहते हैं। ताऊ नहीं है तो मैं उनकी तरफ से ये षष्ठी पूर्ति। आप तो होम्योपैथी में उस तरफ वाले हैं। हाँ, हमने तो उसका प्रभाव देखा, लेकिन जब से मैंने होम्योपैथी के ऊपर विश्वास जताया तब से उसने मुझ पर असर करना बंद कर दिया है। मेरे पास 15-20 शीशियां पड़ी हैं, किसी काम की नहीं। आपके साथ उल्टा हो गया है? हाँ, उल्टा हो गया, खेल हो गया। यही है, जो ईश्वर को मानने लगता है वही कई बार धोखा खा जाता है। एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत पहले, ऑडियो था, वो कानपुर के एक दरोगा जी को वो बुला रही थी एक महिला कुछ केस वेस में कि आइए हमारे जांच कीजिए। तो वो दरोगा जी कानपुरिये थे, वो टाल रहे थे। तो ये उस दौर की बात है जब पूरे भारत में 4-5 केस थे। तो बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, हमको कोरोना हो गया। तो महिला बहुत चला था। बोले महिला बोली हम भी सुने, देखें कहाँ पर आप हैं, कोरोना का कानपुर में कहाँ केस आ गया। इन अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। वैसे ये जो अभी खबर सुनाई कुलदीप, ठीक है उन्होंने कोरोना का सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन लोग अदालतों के मसले से बचने के लिए पहले भी ये सब सर्टिफिकेट बाजी करते ही रहे हैं। बस अब ये है कि कोरोना थोड़ा सा ऐसा है कि लगता है कि हो ही गया होगा। नहीं, पर जनप्रतिनिधि की ओर से लीड किया जाना एक मिसाल तो पेश करता है। बिल्कुल, वैसे सारी मिसाल यही लोग पेश कर रहे हैं आजकल। अब वो जो चला था, बघेल जी इनोवेटिव हैं। उन्होंने इस तरह की बहानों में एक नया शब्द कोरोना को जोड़ा है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि किडनी कमजोर है, बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत माइग्रेन है। कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो सीने में दर्द की शिकायत से जमानत ले लेते हैं। ऐसे बेहिसाब मामले हैं। भले ही गैस भी ना बन रही हो पेट में, लेकिन सीने के दर्द की शिकायत पे जेल से लोग अस्पतालों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। से कई कुख्यात अपराधी जो है अपने लोगों से मिलने के लिए अस्पताल ऐसे ही आते हैं। तो बघेल जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये तो ठीक उसी तरह का इनोवेशन है जो एक समय में श्री प्रकाश शुक्ला ने किया था, मोबाइल कर दिया था पूरे के पूरे क्राइम इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह की चीजों को सराहना करनी चाहिए। और भारत हमेशा लोगों को दिशा देता रहा है, दिशा दिखाता रहा है। तो रचनात्मकता के मामले में तो बिल्कुल अब वो रचनात्मकता के बिल्कुल हमने तो मतलब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी चुनौती है बाकी संस्कृतियों सभ्यताओं के लिए कि कुछ ईश्वर ही नहीं बना पाए, उसको रूप नहीं दे पाए, और कुछ ने दिया तो वो एक रूप ही रह गया। और हमारे यहाँ जितने तरह के सर और जितने तरह के पैर और जितने तरह की मिक्स एंड मैच है ना, कि सर भैंसे का है या सर जो है हस्ती का है या सर जो है संघ का है ना, बाराह का है। किसी के 8 हैं, किसी के 6 भुजाएं हैं, किसी के 4 सर हैं, किसी के 3 हैं, है ना। मतलब हमने विचित्रतम प्रयोग किए हैं रचनात्मकता को लेकर के, विचित्रतम प्रयोग
लोग किए। और इस रचनात्मकता का इनाम अब ये मिलेगा कि उनके ऊपर अब अदालती जूता चलेगा, है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। इसका सम्मान करते हुए उनके ऊपर मुझे लगता है नहीं बुलाया जाए, सांसद जी को बुलाया जाए, उनको 3 दिन की छूट देनी चाहिए कि सम्मान किया जाए। तुम्हारी सजा में 3 दिन की छूट। और रचनात्मकता का ही एक उदाहरण है हमारे रामदास अठावले जी। हाँ। और उन्होंने एक बड़ा कारगर नारा दिया था जो उनके कहे के मुताबिक बहुत उपयोगी भी साबित हुआ, गो कोरोना गो, जिसके बाद कोरोना जा भी रहा है। इसको नारा मत बोलिए, हाँ, मंत्र। तो उनका कहना है कि अब चूंकि नया स्ट्रेन आया है तो नारा भी नया चाहिए, मंत्र भी नया चाहिए। तो उन्होंने नया मंत्र दिया है, नो कोरोना नो। और जब वो ये कह रहे थे मीडिया के माइक और कैमरा के सामने, तो मास्क जो है ना वो उनकी नाक से सरका हुआ था, मतलब मुंह पे था लेकिन नाक से सरक गया था नीचे। तो लोग कह रहे हैं कि बस मास्क को थोड़ा ऊपर चढ़ा लीजिए तो गारंटीड नो कोरोना नो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, और अठावले जी तो अपने कविताई के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो संसद से लेके और पत्रकार वार्ताओं तक, या अगर कोई फिल्मी मंच है, वो भी कोई और समारोह हो रहा है मुंबई पुलिस का या फिल्म फेयर का किसी तरह का, तो उनके 2 ही चीजें हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। एक तो कवितामय उद्बोधन, उनके संबोधन उद्बोधन जो भी होते हैं, और दूसरे उनके वस्त्र विन्यास। अच्छा। हाँ, तो बहुत ही कंट्रास्ट के साथ खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। निहायत चमकीली नीली सदरी, उसके पीछे फूल वाली एक कमीज, सरकवा पैंट और चमकीले जूते, इस तरह की वस्त्र विन्यास शैली में जो काफी रोचक लगती है, ठीक उनकी कविताओं की तरह। आपको हो सकता है कि आप उस तरह के कपड़े खुद ना पहनना चाहते हो, लेकिन भाई साहब आप चुनौती नहीं दे सकते हैं उनकी मिक्स एंड मैच और हाइपर कंट्रास्ट एस्थेटिक्स को, जिस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से हो सकता है कि उनके नारे या उनकी कविताओं को आप कभी दोबारा पढ़ना दोहराना ना चाहें, लेकिन वो उसको बहुत अच्छे से बरतते हैं। नहीं, 3-4 लोगों का मैं इसीलिए राजनीति में मुरीद रहा हूँ। एक तो अमर सिंह, वो गजलों शेरों की गठरी हुआ करते, सही ना, बात बात पे, मतलब आप अगर ढोकला खा रहे हैं तो उस पे भी उनके पास एक शेर होता था। अगर आप कोई टिक्का खा रहे हैं, बर्रा खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके पास कोई ना कोई, हर सिचुएशन पे एक कोई कविता उनके पास होती थी। साहित्यिक नेता। हाँ, साहित्यिक नेता। दूसरी जो कवित्वमय प्रस्तुति का मैं जिनको देखता हूं कि मतलब बहुत मजा नहीं आया, लेकिन कविता हमेशा रही उनको सुनने में। वो फिलहाल अपने राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू जी। तो सोनिया इज अ रीडर नॉट अ लीडर, है ना, और है ना, ऐसे। अच्छा, वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। तो अंग्रेजी के साथ हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग दोनों वो करते रहे। तो ऐसा आपको लग सकता है कि एक कच्चापन उसमें, एक एमेच्योर, एक रॉनेस है उसमें, लेकिन वो हो सकता है इस वजह से हो क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही उनकी मातृ और मूल भाषाएं नहीं हैं, वो एक दूसरी भाषा की सत्ता से आते हैं। ये खुरदरापन तो अठावले की कविता में आपको मिलेगा, और ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग की राह है जिसमें कविता के साथ मेरे प्रयोग है। बिल्कुल। और तीसरे जो हैं वो इसमें अठावले जी हैं, जिनमें आपको इस तरह की कविताई मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दे दिया है एक गिफ्ट। और राहुल गांधी पोजीशन को अब और करो शिफ्ट। और पार्लियामेंट में लगनी चाहिए एक लिफ्ट। मैंने सोचा नहीं था कि कोरोना यहाँ तक आएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोरोना यहाँ से वापस जरूर जाएगा। तो ये है कि उम्मीदें जगाते हैं वो, उसमें तुकांत जितना भी है, लेकिन सुन करके मजा तो आता है ना। वैसी कविताओं पे बच्चे करें और हम हंस सकते हैं, लेकिन उनके मुंह से सुनते हैं तो वो पता नहीं। अच्छा, एक चीज है कि इसीलिए भारत जो है ना अपार संभावनाओं का देश है। ठीक तुम्हारी कविता की तरह जो तुमने मार्च के महीने में लिखी थी, अपार संभावनाओं का देश है। ये अकेला देश है जहां पे मैंने
मैं जब बीएचयू में पढ़ रहा था और उसके बाद भी अभी भी जब भी बनारस जाता हूं तो भाई साहब मुर्दे के पेट में गैस नहीं बच सकती है, उसको 4 कंधों पे लोग लगभग उछालते हुए मणिकर्णिका लेके जाते हैं, उत्सव की तरह जोर जोर से बोलते हुए राम नाम सत्य है ना। मतलब वो सिनेमा की तरह नहीं होता है कि लटके हुए मुंह सफेद कपड़ों में सारे के सारे लोग, एक धुआं उगलती हुई छोटी सी हंडिया मटकी कोई, है ना, और बहुत ही आंसू पोंछते हुए एक बाजू से और दूसरे बाजू पे अर्थी को संभाले हुए, ऐसा नहीं होता है। चमकौआ कपड़े में लिपटी हुई एक मृत सुहागन, उसके भतीजे, बेटे, पति और परिवार के लोग, रंग बिरंगी पोशाकें, बेल्ट, गमछे, मुंह में रचाया हुआ पान, आंखों पे चश्मे, और मुर्दा लगभग कंधों पे उछलता हुआ राम नाम सत्य है, सत्य रही गत्य है, राम नाम, एकदम पूरा लग रहा होता है किसी चैंटिंग हो रही है, रामचरितमानस का दूर कहीं पाठ हो रहा है ना, टूट नहीं रहा, अखंड रामायण टाइप मामला है। तो इतना उत्सव में कर देना, आप देखिए कि राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में रुदन के, रुदाली के गीत हैं, महिलाएं कभी भी गद्य में नहीं रोती हैं, हमेशा पद्य में विरह होता है, हमेशा पद्य में पीड़ा होती है, हमेशा पद्य में जो है मृत आत्माओं को याद किया जाता है, अरे मोरी चिरई, उस तरह के गीत हैं ये। रुदन में एक लय है जी, हाँ, एक लयकारी है। तो हाँ, तो ये अपार संभावनाओं का देश है जिसमें दुख के सबसे कठिन समय भी एक रचना धर्मिता को आंगीकृत किए हुए और खुद के वलय से तोड़ के खुद को निकालते हुए नजर आते हैं। इसलिए अठावले जो कर रहे हैं वो हमारी एक आदि परंपरा की ही एक सनातन अवस्था है। आज अठावले बहुत प्रसन्न होंगे ऐसी आलोचना सुन के। नहीं, अठावले को खुद नहीं पता होगा कि वो इतना महती योगदान है उनका, इतना तो मैंने सोचा नहीं था। तो ये है, चलिए अब एक ब्रेक ले लेते हैं वरना बातचीत और लंबी फैलती चली जाएगी। और हम लोग रामचंद्र शुक्ल बोर्ड में चले गए हैं। हाँ आज हथौड़ी नहीं है ना, ऋतुराज भी छुट्टी पर है। हाँ, मुक्त। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आ रहे हैं। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। आज तक रेडियो पर आप कई तरह के पॉडकास्ट सुनते हैं तीन ताल के अलावा। तो तीन ताल अगर आप सुनते हैं तो एक बार आप जाएं, आज तक रेडियो गूगल पर टाइप करें या aajtak.in/radio ऐसा URL आप जाएं, और वहां पर और जो हमारे पॉडकास्ट हैं, दिन भर, आज का दिन पॉडकास्ट, कोरोना कवरेज, म्यूजिक के पॉडकास्ट हैं, हेल्थ का पॉडकास्ट है, उसको भी सुन करके हमें बताएं कि वो आपको कैसे लगे। तीन ताल में आज कमलेश ताऊ नहीं है, छुट्टी पर हैं, मतलब इस शो से छुट्टी पर हैं, व्यस्त हैं, और मैं नितिन ठाकुर और पाणिनी आनंद उर्फ बाबा हम लोग बात कर रहे हैं। पहले हिस्से में हमने बात की कि कोरोना वैक्सीन को पर शक क्यों किया जा रहा है, और अब चूंकि ये इस साल का आखिरी एपिसोड है तीन ताल का, तो बात करेंगे कि 2020 जब बड़े इंतजार के बाद कि ये जल्दी चला जाए, फाइनली जाने की ओर है, जा रहा है, तो ये हमें क्या सिखा करके जा रहा है। मतलब अब साल 2020 जो है, ये 2020 प्रभाष जोशी कहा करते थे बाबा 2020 क्रिकेट के लिए, 2020 क्रिकेट, 2020 क्रिकेट। तो ये साल 2020 जो काफी बुरा साल लोग इसको कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी आई, भारत में भी और दुनिया में भी बहुत सारे प्रिय लोग, चाहे वो साहित्य जगत से हों, फिल्म जगत से हों, खेल की दुनिया से हों, वो चले गए इस साल, और दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा, बाजारों के लिए, नौकरियों के लिए, आमदनियों के लिए, मजदूरों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा। तो जब ये साल अब जा रहा है, तो अगले साल हम इस साल से क्या चीज लेकर के अगले साल कैरी करेंगे, क्या सबक हैं, कौन सी सीख हैं बाबा? एक
तो मैं पुराना बिंब भी याद करना चाहता हूँ। जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हो रहा था, भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें मिल रही थी। उन दिनों हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत सारे किस्से, उनके भाषण, उनके लिखी और कही बोली गई बातें हम लोग सुनते थे और इंटरव्यूज उनके सुनते थे, और वो 2020 का जिक्र करते थे। 2020 में कैसा होगा भारत। फिर उसके कुछ समय बाद ही दिल्ली आना हुआ और एक मास्टर प्लान 2020 की बात हम लोग सुनते थे, जो डीडीए भी बना रहा था, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी बना रही थी कि 2020 में भारत कैसा होगा। इसी दौरान 2020 क्रिकेट पैदा हो गया 2020 और वो खेला जाने लगा। तो बहुत सारे स्वप्न लेके हम लोग 2020 की तरफ बढ़े थे, लेकिन दुनिया और देश दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि 2020 ऐसा हो जाएगा। तो यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल ना। वो सेमल का जो फल होता है वो उसको चमगद्दुल और कौवा दोनों रखाते रहते हैं कि ये पकी फूटी तो खावा जाई, और जब वो फूटता है तो उसमें से केवल और केवल रोई निकलती है, जिसे ना चमगादड़ खा पाता है और ना कौवा खा पाता है। तो अत्यधिक उम्मीदों से, सपनों से सींचा हुआ ये वर्ष रहा। और जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ऐसे 2020 की बिंब हम लोगों ने अपने अपने मन, हृदय, मस्तिष्क, चेतना में तैयार किए थे, लेकिन बहुत भारी पड़ा, बहुत ही अजीब सा। मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बस यही कहने का दिल करता है 2020 से। लेकिन 2020 ये जो 2020 का साल है, हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग हमने खो दिए। कई अच्छे साहित्यकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक, कवि, इंजीनियर, शिक्षाविद, हर तरह के लोग हमने खोए। पक्ष और विपक्ष के लोग हमने खोए, राजनीति और विचारधारा के लोग हमने खोए, क्योंकि महामारी, संक्रमण किसी जात, धर्म, लिंग, भाषा, विचार के अनुसार तो भेदभाव करती नहीं है, तो सब उससे प्रभावित हुए। एक जो दार्शनिक सवाल यहां से पैदा होता है, उसको मैं सबसे जरूरी समझता हूं रखना, क्योंकि बहुत सारे ईयर एंडर आप सारे लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे, सुनेंगे, सुन चुके होंगे, और उनकी चर्चा होती रहेगी। साल का सबसे अच्छा क्रिकेटर, साल का सबसे अच्छा नेता, साल की सबसे अच्छी अभिनेत्री, अभिनेता, है ना, साल का सबसे अच्छा मोबाइल फोन, और कैसा होगा 2021 में आपका राशिफल। ये सारे सवाल के जवाब जो है गूगल बाबा सबको दे रहे हैं। मैं एक दार्शनिक प्रश्न यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मनुष्य हमेशा अपने आप को सोचता है कि वो बहुत अद्वितीय है और वो बहुत जरूरी है, वो सोच रहा है, वो कोई और सोच नहीं रहा है। उसकी चीजें अगर नहीं हुई तो दुनिया कैसे सही होगी। दुनिया को बदलने के लिए या समय को आगे ले जाने के लिए ये करना, ये सोचना, ये समझना, ऐसा हो जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि 2020 आपको ये एक दार्शनिक प्रश्न अपने अंदर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि भैया ये दुनिया ना किसी के लिए रुकती नहीं है और किसी के सहारे चलती नहीं है। बहुत सारे बड़े लोग इस साल चले गए, हर साल जाते हैं, लेकिन दुनिया, विचार, जीवन, संभावना, स्पंदन, ये सारी चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड होती ही हैं। दरअसल समय कुछ नहीं होता है, समय सिर्फ सतत होता है, लगातार चलता रहता है। ये कैलेंडर बदलने से सूरज नहीं बदलने वाला है, धरती नहीं बदलने वाली है। 31 की शाम और 1 जनवरी की शाम में सिवाय तापमान के बहुत फर्क नहीं होगा। ये लोगों के बनाए हुए कैलेंडर हैं। किसी गैया, कुकुर, घोड़ी, सुअर, वृक्ष, पौधे से पूछिए, किसी गाजर के
कि बेरन से या किसी गेहूं की नई पौध से पूछिए कि साल बदल के क्या हुआ, तो वो कुछ बता नहीं पाएगा। जिनको कब्जियत 31 को है वो 1 को भी रहेगी, जो 31 तारीख को हल्का महसूस कर रहे हैं 1 तारीख को भी खुश रहेंगे, अगर बहुत नहीं पी गए, हैंगओवर ज्यादा नहीं हुआ तो ये जो है ना, समय हमेशा आपको ये बताता है। हम लोग इस तरह से देखते हैं पलट करके, ये एनिवर्सरी जर्नलिज्म का हिस्सा है या एनिवर्सरी पर्सपेक्टिव का हिस्सा है कि इस साल क्या रहा, इस साल हमने क्या खोया क्या पाया। प्रकृति की कोई बही नहीं है, बाकी जीवों की कोई बही नहीं है, कोई लाल किताब नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है इस तरह का। हम लोग करते हैं ताकि हम लोग एक अवलोकन कर पाए कि क्या क्या चीजें हमने इस साल खो दी। इंसान को हर चीज कैलकुलेट करने की एक बहुत बुरी आदत होती है, और वर्षांत में हम हर बार यही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो किसी को साले 9 की क्या मुबारकबाद दी जाए, कैलेंडर के बदलने से कब मुकद्दर बदलता है। क्या बात है, ये जो आपने मुकद्दर वाली बात कही उससे याद आ गया। बिल्कुल। और कैलेंडरों का इतिहास दुनिया में बहुत पुराना नहीं है, लेकिन दुनिया का इतिहास बहुत पुराना है। तो बिना कैलेंडर के कैलकुलेशन के भी दुनिया चली है। इंसान जब इन सारे कैलकुलेशन से थक गया, जब कैलेंडर और घड़ियों से वो चीजों को नहीं आंक पाया, तो दूरियों को नापने के लिए उसने प्रकाश वर्ष बनाया। प्रकाश वर्ष जो विज्ञान पढ़े हुए छात्र हैं वो जानते होंगे। 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और उससे तमाम सारी खगोलीय गणना की गई कि भाई ये फलाने तारा साहब जो हैं ये इतने प्रकाश वर्ष दूर हैं, या ये झिमकाने साहब जो हैं नक्षत्र देवता ये हमसे इतने प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो प्रकाश ही प्रकाश है। 2020 में इस दार्शनिक प्रश्न के अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि एक बहुत तेज गति से भागती हुई दुनिया को बहुत समय के बाद रुक के अचानक एक साथ कुछ चीजों पे सोचना पड़ा है। इस तरह के सोचने का इससे पहले जो एक समय था वो मुझे याद आता है जब अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ था। तो 9/11 के अटैक के बाद पूरी दुनिया चाहे अनचाहे प्रभावित हुए या ना हुए की परिस्थिति से मुक्त उसके बारे में लगातार सोच रही थी कि ये क्या हुआ, क्या किया मूसा, ये तूने क्या किया। तो ये मुझे दिखता है कि 9/11 में जिस लेवल पे किसी एक विषय पे पूरी दुनिया एक साथ सोच रही थी, उसी तरह से दोबारा उससे ज्यादा बड़े पैमाने पे, उससे ज्यादा अवधि तक 2020 में लोग इस एक कोविड के बारे में सोच रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके आधार पे बहुत सारी चीजें बन और बिगड़ रही हैं। तो ये मौके कम आते हैं दुनिया में जब पूरा विश्व किसी एक चीज पे एक साथ सोचने के लिए विवश हो जाए। और एक चीज है कि जैसे जो ये बात की 1 जनवरी से तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आने वाले 2-4 सालों में दुनिया भर की सरकारों की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, वो भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए तो और भी जरूरी बात है कि हम अपना निवेश, जो हमारा जो राजकोषीय धन है उसका निवेश कहाँ करें, हेल्थ बजट में कितना इजाफा किया जाए, कितने अस्पताल, कितने बेड तैयार करने पे, मेडिकल रिसर्च में हम कितना निवेश करें, वो थोड़ी अगर प्राथमिकताएं अब बदलें। मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि एज अ सोसाइटी, एक देश के तौर पर हम लोग इस तरह से सोच पा रहे हैं या नहीं, पर अगर कोरोना के बाद एक कलेक्टिव सहमति इस बात पे बन पाए कि अब हमें अपने हेल्थ बजट को दुगना या तिगुना करके बढ़ाने की जरूरत है, हमें एम्स जैसे 7-8 अस्पताल, वाकई में कहें सिर्फ नाम वाले एम्स नहीं, जैसा दिल्ली का एम्स है वैसी रिसोर्सेस वाला, वैसे काबिल डॉक्टरों वाले देश के हर कोने में अस्पताल हो पाए और आईसीयू बेड्स की कमी ना हो पाए, मेडिकल रिसर्च में और थोड़ा सा निवेश हो पाए। तो मूर्तियां तो फिर क्या है, वो तो कभी भी बन सकती हैं, उसके बाद भी बन सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है कि हेल्थ और बाकी जगहों पे निवेश। और एक और चीज, सोशल सिक्योरिटी और हमारी जो वर्किंग क्लास है
वो ऐसे संकट के समय सबसे पहले पिसती है। भविष्य में कभी ऐसी बड़ी आपदा आए तो उस पर कम से कम असर उसका हो। उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, पर उसके असर को सीमित, नियंत्रित रखने की तैयारी अगर पहले से किया जा सके, कोई ऐसा आपदा कोष, राहत कोष बनाया जा सके, तो पॉलिसी के लेवल पे इस तरह के कुछ चेंजेस, प्रायोरिटीज हो सकता है आने वाले सालों में। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया उस तरह से सोचे। बिल्कुल, यह उम्मीद है। और इसी उम्मीद से दुनिया में जमहूरियत की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हमेशा सोशल वेलफेयर स्टेट बना रहे। संकट यहाँ पे सरदार ये है कि जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं तो क्या होना चाहिए और क्या होता है, उनमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बराबर अंतर आ जाता है। तो इस तरह की आपदाओं को अवसर के तौर पे देख करके तमाम सारे छोटे दिल जो है वो बड़ी जमीन हथिया लेते हैं। यानी कि सत्ताएं और शक्तिशाली हो जाती हैं। व्यापारी, उद्योग जगत के लोग और गहरे पैठ बना लेते हैं। बहुत सारी भर्त्सना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की, जो पहले से बनी हुई व्यवस्थाएं हैं, उनकी की जाती है, और उसके उन भर्त्सनाओं की जमीन पर तमाम सारा निजीकरण बो दिया जाता है, जिसकी फसल फिर आगे बड़े नुकसान के तौर पे लोगों को काटनी पड़ती है। सबसे दुखद ये है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें सबसे नीचे का तबका होता है। वैक्सीन पहुंचेगी सबसे आखिर में भी उसी के पास। सबसे ज्यादा नकली वैक्सीन अगर आएंगी तो भी उन्हीं लोगों को लगेंगी। सबसे ज्यादा घालमेल वहीं पे होगा। उपलब्धता अनुपलब्धता की लड़ाई वहीं पे होगी। महानगरों में मध्यम वर्ग तक चीजें सहज आ जाएंगी, क्योंकि वहां से ओपिनियन बनता है, क्योंकि उनकी राय सब जगहों पे दिखाई देती है, क्योंकि वो एक पॉपुलर डिस्कोर्स बनाने, क्रिएट करने में, ओपिनियन बनाने में उनकी भूमिका होती है। लेकिन अंतिम व्यक्ति रह जाता है। तो इस दीक्षांत जो भ्रम है, मरीचिका है, इसमें से ही लोग और सरकारें कैसे निकल पाएंगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये देखिए, कितने सारे प्रश्न ये साल खड़ा करता है और कितने सारे संस्थाओं या संस्थानों पर करता है। हम कितने सालों तक इस भरोसे के साथ टैक्स अदा करते रहे, हम कितने सालों तक इस भरोसे के साथ रहे कि दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी जैसे हम देखते रहे। लेकिन अचानक से 2020 में जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जिसे हम ये माने बैठे थे कि अब तो जो है सो है, इससे बेहतर ही होगा, एक विश्वास हिल गया है। सरकार अचानक से दिखने लगी है बहुत बेबस। वो डॉक्टर, वो वैज्ञानिक, हम मान रहे थे बड़ी बड़ी लैब्स में सफेद कोट पहने बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं और हमें अमरता का वरदान मिलेगा इन्हीं के हाथों से, वो नहीं हो पाया। अचानक से लगा कि ये इतने बेबस हैं। इसी तरह हमने देखा कि इकोनॉमी धराशायी हो गई। हम लोग लोन लिए बैठे थे, किसी ने अपने 2 कमरे के मकान से 3 कमरे के मकान का सपना सजाया था, कोई सोच रहा होगा कोठी बनाऊंगा, किसी को कोई जमीन खरीदनी और बेचनी थी, और अचानक नौकरी ही चली गई। शुरू में बहुत सारी कहानियां आई, बहुत सारी तो नहीं कहूंगा, शुरू में इक्का दुक्का कहानियां आई, जब किसी की नौकरी चली गई, किसी की बीवी बीमार थी, कोई प्रेग्नेंट बीवी थी उसकी, और हमारे पास कहानियां आई, बड़े आंखों में आंसू आते थे। और उसके बाद वो कहानियां बढ़ती चली गई और इतनी बड़ी तादाद में आने लगी कि फिर वो न्यू नॉर्मल हो गया। तो एक जो व्यवस्था बनी थी, और एक और बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत दुखद भी है कि हम शायद वो पीढ़ी हैं जो मनुष्यता के इस 2000 या 2500 साल के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा संकट सामूहिक तौर पर झेल रहे हैं। हो सकता है कि आगे ना हो, ईश्वर करे अगर कहीं वो है कि आगे ऐसे दिन ना दिखाए, तो हमसे ही आने वाली पीढ़ी पूछेगी और हम उन्हें बताएंगे और वह अचंभा करेंगे कि ऐसा भी कभी हुआ था कि लंदन हो कि पेरिस हो कि हिंदुस्तान की दिल्ली, सब एक ही जैसा फील कर रहे थे और एक ही तरह से अपने घरों में कैद थे, और हम उन्हें बताएंगे, वो सुनेंगे। देखिए कि जो एक तंत्र बना, विकसित हुआ 2000 साल में, 1500 साल में, 1000 साल में, वो अचानक रातों रात कैसे सवालिया निशानों से घिर गया।
और मैंने तो अपने बहुत सारे मित्रों से बात की कि क्या तुम्हें कभी लगता था कि इंश्योरेंस कंपनियां, डॉक्टर्स, अस्पताल, ये डीएम, ये एसडीएम, ये मुख्यमंत्री, तुम्हारे नेता अचानक इतने बेबस दिखने लगेंगे? हमने इतना सारा पैसा खर्च किया था ये सोचकर कि अब तो मैं इंश्योर्ड है साहब, इंश्योर्ड इन द सेंस कि हमारे पास सरकारें हैं, हमारे पास नौकरशाही है, हमारे पास हर तरह की चीजों से निपटने के लिए अब सुनियोजित तंत्र है। लेकिन लगने लगा है कि जो दुनिया हमने बनाई, जहां तक हम इसे लेकर आए, वो शायद उतनी भी सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षित दिख रहा है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सही है। मेडिकल साइंस को लेके हम लोग बड़े भरोसे में रहते थे कि यार बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन यहाँ पे लगा कि कितना भी किया है अभी बहुत सीमाएं हैं मेडिकल साइंस की। लेकिन मुझे लगता है कि इतना इसमें एक चीज है ठाकुर और सरदार कि अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने किसी समाचार पत्र में तस्वीर देखी, 100% आर्टिफिशियल हार्ट, हृदय, दिल, एक नकली दिल जो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है इंसान में, वो मेरे ख्याल से लंदन में कहीं पे दिखाया जा रहा था, वो बन के तैयार हो गया है, जो कि पूरी तरह से जो कि पूरी तरह से नॉन ह्यूमन टिश्यू मटेरियल से बना हुआ है। मतलब उसमें प्लास्टिक, रबर, जो जो चीजें उन्होंने लगाया होगा, लोहा, स्टील, जो भी चीजें वो जानते हैं। तो ये विज्ञान का क्रम लगातार चल रहा है। मेरा इशारा एकदम दूसरी तरफ है कि सत्ताएं और प्रभावी लोग इस दिल को लगवा लेंगे और कोविड की वैक्सीन को भी लगवा लेंगे। दुनिया में बहस ये होनी चाहिए कि ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या कोविड की वैक्सीन, ये सारी चीजें अंतिम इंसान तक बिना किसी यद्यपि किंतु परंतु के पहुंचे, ये सरकारों को और समाजों को सोचना चाहिए। क्योंकि जो ये सोच रहा है कि वो खुद लगवा करके बच जाएगा और एक बड़ी आबादी की परवाह उसे नहीं है, उन्हें ये समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था से लेकर समाज और देश तक बहुत सारी चीजें केवल आपके करे से और किए से और कहे से नहीं चलते हैं, उसको तरह तरह के लोग चलाते हैं। फूल तोड़ने वाला, गेहूं बोने वाला, कुल्हड़ बनाने वाला, लिफाफे तैयार करने वाला, फल और सब्जियां बाजार तक पहुंचाने वाला, आपका सामान ढो के आपके दरवाजे पे घंटी बजा के पहुंचाने वाला, ये सारे लोग अगर नहीं होंगे तो उससे अर्थव्यवस्था भी बैठती है, पूरे की पूरी एक सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था रचना बैठती है और उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। नौकरियां जाती हैं, तनख्वाहें कटती हैं, नुकसान होते हैं। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे समय में जब सरकारें मजबूत होना चाहती हैं और ज्यादा, क्योंकि भूख और भय के बीच एक अजीब सा तालमेल है। जब भी किसी को भूख लगती है तो उसको तत्काल उसका ध्यान बांटने के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे जो कारगर तरीका अपनाया जाता है सरकारों द्वारा वही होता है कि भय ले आओ तो भूख गायब हो जाती है। तो वो भय का वातावरण ना बने और भूख के सवाल को सही तरीके से एड्रेस किया जाए। और भूख के सवाल का मतलब यही होता है कि लोकतंत्र बना रहे, और लोकतंत्र होने का केवल और केवल एक पैमाना है कि वो वेलफेयर स्टेट बना रहे। और आपकी बात में एक बात जोड़ दूं, हाँ, कि अगर कोरोना से बड़े लोग नहीं मरते, अगर उन्हें इसका खतरा ना होता, तो शायद ये जो विमर्श है जो कोरोना को लेकर दुनिया में हुआ और जो इस तरह के लॉकडाउन हुए और इस तरह के एकदम अचानक से लगा कि ब्रेक लग गया अर्थव्यवस्थाओं को, अगर बड़े लोगों को इसका खतरा ना होता, अगर ये बीमारी नीचे तक होती, जो बहुत सारी हैं जिस तरह नीचे के तबकों में हुई, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एक्टिव जितनी हमारी संस्थाएं दिखाई दी उतनी एक्टिव होती हैं। क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जो एक देश से दूसरे देश में एयरलाइंस के थ्रू भी गई है। बिल्कुल, एयरलाइंस के थ्रू ही गई है। हाँ, चीन में कोई व्यक्ति, हाँ, और हमको लगा कि यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। हम कितने निश्चिंत थे। और ये कहते हुए मुझे बहुत खेद भी है कि उस वक्त कुछ लोगों ने, जिन्हें मैं मूर्ख ही मानूंगा, बहुत मजाक उड़ाया किसी देश का कि वहां हो गया, देखिए उन पर ये हो गया क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और अचानक पूरी मानवता उसी संकट से जूझने लगी। वो एयरलाइंस के थ्रू आया, इससे आया, उससे आया। हमने देखा बड़े बड़े लोग उस बीमारी की जद में आ गए, मारे गए। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं रोटी का संकट, और जो आप जिस तबके की बात कह रहे हैं,
अगर बात केवल वहां तक महदूद रहती तो शायद वो जो अट्टालिकाओं पर बैठे हैं ना, चढ़े बैठे थे दिनों से पिरामिड की उस नुकीली, वो 2 4 5 लोग उस नोक पर, उन्हें चिंता नहीं होती। ये चिंता ही इसलिए जो चमगादड़ों पे हंस रहे थे वो डालों पे खुद उल्टे लटके मिले हैं। तो ये एक ही चीज है सरदार इसमें जो मुझे बार बार मैं सोचता हूँ, कह देता हूँ, हो सकता है इससे मेरी मूर्खता पूरी खुल के सामने आ जाए, लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि इतने सारे वैज्ञानिक सरकारों के पास पूरी दुनिया में हैं, फिर ऐसा क्यों है कि बहुत सारी निजी कंपनियां ही इस रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं वैक्सीन बनाने की, और वही इन वैक्सीनों को बना रही हैं। तो ये भी सवाल मेरे मन में है। तुम कहोगे कि ये बाबा की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये भी उलेमा निकले, लेकिन नहीं, भूख का पूरा सवाल ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हाँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि माल पीटने वाले सब निजी कंपनियां होंगे। हाँ, कि इसमें अंततः लाभान्वित कौन होने वाला है। हाँ, हर बीमारी लोगों को लगता है कि मानवता लाभान्वित होगी वैक्सीन से और कोविड से मुक्ति पाएगी, लेकिन ये मानवता के लाभान्वित होने का असली मूल प्रसाद जो है, दुनिया को मिलेगा मट्ठा, मक्खन कहाँ जाएगा इस मथानी के चलने के बाद में, दही में। हाँ, और आपके छोटे से सवाल का अगर जवाब मिल जाए तो उसके बाद युद्ध का आखिरी लाभान्वित कौन होता है, बीमारी का आखिरी लाभान्वित कौन होता है, तो वो तो एक प्रश्न है, सदियां बीत गई, जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक बात है। तो नए साल में जाते हुए ये भी कि ये सारी खुरदुरी हकीकतों के साथ ये भी है कि कुछ कई तरह की प्रैक्टिकल चीजें हमारी लाइफस्टाइल में आई हैं, और हो सकता है कि वो कुछ दिनों तक और रहें, या हो सकता है कुछ सीमित चंक्स में वो स्थायी हो जाएं, क्योंकि कंपनियों को उनमें फायदा है, या और जैसे वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें हैं, या रिसोर्सेस का जिस तरह से बंटवारा और जगहों पे किया गया। उसके अलावा जो आदतें हैं हमारी हाइजीन को लेके, सैनिटेशन को लेके, सैनिटाइजर और मास्क को लेकर के, वो सब भी अभी इस बीमारी के कमजोर हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं तो रहेंगी। मास्क हो सकता है उस तरह से लोग नहीं लगाएं, लेकिन सैनिटाइजर तो अब हमारे जीवन में रहेगा ही। और वैसी स्थितियों में जहां भीड़ ज्यादा है, हो सकता है अभी जो ज्यादा सावधान लोग हैं वो भी आगे चल के भी इस बीमारी के कमजोर हो जाने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल छोड़ेंगे नहीं। तो एक नए तरह का सेटअप, इकोसिस्टम हमारे आसपास होगा, जिसके साथ अब हमें रहना होगा। बाबा कोई इसमें एक चीज बस मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक तो मैं कैलेंडर और दार्शनिकता के ऊपर चर्चा कर रहा था, बहुत भारी भारी बातें हो गई, लेकिन एक चीज जो यहाँ से सीखनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि उसको हम लोग देखें, वो ये है कि हमको हमेशा, मनुष्य को ये लगता है कि जो जिस व्यवस्था और समय में वो रह रहा है वो दरअसल सृष्टि और समय का आदि सत्य है, ऐसा उसको लगता है। जैसे कि हमको ये लगता है कि आलू की भुजिया एक आदि सत्य है, हमेशा से हमारे पूर्वज आलू की भुजिया खाते आए हैं। पनीर का पराठा एक आदि सत्य है, होली पे बनने वाली गुजिया आदि सत्य है, बिरयानी हमेशा से मुगल खाते आए हैं, और डोसा हमेशा से तमिलियन खाते आए हैं। लेकिन ये हमने मान लिया है कि आदि सत्य हैं, इनकी सबकी बहुत छोटी छोटी आयु है। आलू को आए हुए बहुत कम समय हुआ, मतलब 100-1 साल का इतिहास, 150 साल का हिंदुस्तान भर में रचे बसे हुए उसको। ऐसे ही मैदे का इतिहास बहुत छोटा है, डोसे का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। तो गुजिया भी जिस रूप में आज है वो कहाँ से, दुनिया के किस कोने से चल के आई, या जलेबी कहाँ से आया, समोसा या सिंघाड़ा जिसे आप कहते हैं वो कहाँ से आया, किस रूप में आया, कब आया, तो वो हमारा आदि सत्य नहीं है। तो जो ये कहते हैं ना कि इन छोटी छोटी चीजों पे लड़ाइयां हो जाती हैं कि नहीं ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसा ही होना चाहिए, यही होता रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि ये चीजें भी अभी कुछ समय पहले इस लाखों करोड़ों वर्ष की आयु जी चुकी धरती में इन चीजों की भी जन्मावली जो है ना वो बहुत आसपास ही कहीं पे पड़ी हुई है। थोड़ा सा
अपनी सदी और अपने दशक से निकल करके अगर लोग चीजों को देखें तो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्थाएं हमको लगती है ना कि नहीं हमेशा दफ्तरों में ऐसे ही काम हुआ है और ऐसे ही होता रहेगा, या समाज ऐसे ही रहा है और ऐसे ही रहेगा। समाज ऐसे नहीं था भाई साहब, समाज बदल गया जब से मोबाइल फोन आ गया। अब लोग बहुत बदल, हाँ, अब लोग लोगों से पूछ के उनके घर जाते हैं कि आप घर पे होंगे ना। अतिथि जैसा फंडा खत्म हो चुका है, अतिथि वाला समय खत्म हो चुका है। हमको पता नहीं होता था कि हमारे मामा चल चुके हैं ट्रेन में बैठ करके और हमारे यहाँ आने वाले हैं। सरप्राइज नहीं है। अब देखिए आपकी बात, लोग घर में खाना खाने बैठ रहे होते थे और तब तक 3 लोग आ जाते थे, आओ भैया आओ, अरे आओ ठरिया ले आओ। देख रहे हैं आप किस तरह का तिथि होता है कि अमेज़न वाले ये कह रहे हैं कि आप अपने लिए ऑर्डर करके रखिए, वो मिलेगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। हाँ खुद ही ऑर्डर कीजिए और फिर तैयार रहिए सरप्राइज होने के लिए। बिल्कुल, या एक दिन पहले ऑर्डर डिलीवर करता है तो कहता है सरप्राइज। तो 2020 जो है ना, 2020 जो सरदार ने कहा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है आगे के लिए। ये समाज की कई बनी बनाई पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं जो हमने पिछली एक सदी में या कुछ दशकों में बनाई है, उसके विघटन और उसमें नई चीजों के जोड़ने का भी वर्ष बनेगा। अब जब आप 2021 में जा रहे हैं तो आप सामान्य मानवीय व्यवहार की बहुत सारी ऐसी नई चीजों को लेकर जा रहे हैं जिनके बारे में आपने भाई साहब 1 जनवरी 2020 से पहले सोचा भी नहीं था। सही बात है। तो आपको पता ही नहीं है कि कितने बड़े चेंजेस आ गए हैं, लेकिन वो आ गए हैं। अब दफ्तरों में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही है जूम कॉल। बाबा से हर हफ्ते जो है, बाबा से ताऊ से जो है हम लोग 3 ताल करते हैं, पर हम लोग को मिले हुए आखिरी बार हम लोग 20 मार्च को मिले थे आमने सामने। हाँ, मतलब मैं उसके बाद से नहीं मिले। हाँ मिले ही नहीं। और अब बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग दफ्तर आ रहे हैं इसलिए हम लोग सरदार के ब्याह में बाराती घराती दोनों न्योते थे, नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि भैया हुआ चाहिए हो तो फिर कई मनाइन से मिलके हो दफ्तर में, तो औरत का वो वाला तगादा तो मैं अलग से करूंगा ऑफ एयर, आप आइए जरा। लेकिन ठीक है, मतलब ये कि 2021 को लेकर के भी आशंकाएं, लोग कह रहे हैं कि 20 तो चलो फिर भी शुरू हुआ था मार्च के बाद से, 21 तो शुरू ही वहां से हो रहा है जब इतने केसेस हो चुके हैं। हो सकता है 21 जो है बिल्कुल और बुरा साल जाए। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि 2020 गया और एक राहत की बात हुई, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2020 को कोरोना के केस दुनिया में कितने थे और 1 जनवरी 2021 को कोरोना के केस दुनिया में कितने हैं, इसके आधार पे आप तय कीजिएगा कि ये साल कितनी सतर्कता और कितनी आपकी जागरूकता की दृष्टि से और प्रिकॉशंस के सावधानियों के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है। तो ये मत सोचिए कि ये साल बीत गया और घर में ठाकुर प्रसाद का नया कैलेंडर आकर के ड्राइंग रूम और किचन के बीच वाली दीवार पे एक कील से टांग दिया गया है, जहां से व्रत और विन्यास दोनों का बराबर से हिसाब रखा जा सके। भाई साहब, उससे कोविड बदलने वाला नहीं। और एक और चीज है ना, यही रहेगा। इसलिए एकदम आप जैसे अभी तक चले आ रहे हैं वैसे ही आप अभी कुछ समय और चलिए भाई साहब। चंद रोज और मेरी जहां फकत चंद ही रोज, लेकिन वो चंद रोज अभी बाकी हैं। तिल पे जोर दीजिए क्योंकि ठंडक बढ़ गई है। अभी कल रात में हमारी श्रीमती जी गई हुई है शिमला अपने घर और वहां पे पहला हिमपात हो गया है। तो आज रात या कल सवेरे तक दिल्ली भी पहुंच जाएगी। एक और ठंडक की एक और गहरी लहर यहाँ तक पहुंचेगी। और पसलियों में सुई की तरह चुभने वाली ठंडक वो दिल्ली आती ही होगी। कोहरा बहुत चुका है। कोविड की वजह से भी ना निकले और कोहरे की वजह से भी ना निकले, क्योंकि दोनों ही खतरनाक हैं। दोनों ही एक धुंध बनाए रखते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि कब आप इनके शिकार हो गए हैं। कोरोना और कोहरे दोनों में ये एक समानता है। इनसे बचे रहें। तिल खाएं, गुड़ खाएं। बथुआ खूब हो रहा है। गाजर में होता है विटामिन ए और आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे मुफीद फल जो है वो गाजर है और ये गाजर का मौसम है। सबसे सस्ती स्थिति में वही है। तो गाजर खूब खाएं।
बथुए से पढ़ेगा आयरन, महिलाओं और बच्चों को तो खास तौर पे दे, क्योंकि आयरन खून में सही रहने का हीमोग्लोबिन से भी कनेक्शन है, और हीमोग्लोबिन के कैरी होने से आपके इम्यून का भी कनेक्शन है, विटामिन डी का भी कनेक्शन है। तो ये बहुत सारी योजक क्रिया है, सभी हड्डियां एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हैं। और मुझे याद आया, आप जो कह रहे थे ना कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी साल चला गया नया आएगा, तो हम और आप एक बार बात भी कर रहे थे कैलेंडर्स पर। ये तो डिपेंड आप पर करता है भाई, आप कौन सा कैलेंडर मानते हैं, आपके लिए कौन सा साल चला गया, कुछ के लिए आ गया। जो हिजरी संवत मानते हैं या विक्रम संवत मानते हैं, उनका तो अभी 2020 चल ही रहा है, मतलब जो उनका पिछला साल था वो तो अभी जारी रहेगा। ये तो अपनी अपनी सुविधा से हमने बांट भर लिया, वरना जो जैसा चल ही रहा है। और नए स्ट्रेन ने तो दिखा दिया कि कोरोना बार बार ताजा होकर आ सकता है, अगला साल आपका इससे भी भयानक हो सकता है। मीम चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब उम्मीदें रखें। एक मेरी अपनी खुद की कविता है, देखिए आज मैं अपनी ही कविता की लाइन बोल देता हूँ। तो मैं 20 बरस का हुआ था तब ये कविता मैंने लिखी थी, तो उसकी एक लाइन मुझे बहुत प्रिय है, और वो हर नए साल पे मैं उसको याद करता हूँ, अपने सालगिरह पे भी, कि कितने आए मधुरिम बसंत, पतझड़ भी मेरे साथी हैं, गिनती पिछलों की याद है पर ना जाने कितने बाकी हैं। तो नए साल पे यही है कि सुरक्षित रहें, साग पात खाते रहें, और सरदार संभावना से भरे रहें। वो सरदार तो कह रहा कि वो क्या था कि एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। नहीं, ये 2021 के बारे में कोई नहीं कह रहा है कि ये अच्छा होगा, पर बस ये है कि के बारे में भी किसी ने नहीं कहा था कि बुरा होगा, वो ठीक है। लेकिन अभी हमें ज्योतिषियों पर सवाल है, ये भविष्यवक्ताओं पर भी सवाल है ये, कि भाई आपकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये साल किसी को शक नहीं है कि बहुत बुरा रहा, तो फिर आखिर कोई एक नॉस्ट्रेडम्स भी कहाँ है वो जिसने कहा हो कि बुरा निकलेगा? किसी ने नहीं। तो ये जैसे हमने कहा ना, अभी बहुत सारी संस्थाओं और संस्थानों पर सवाल है, लोगों पर सवाल है, तो थोड़ा सा अपने गिरबा में वो भी जाके कि इतना कहाँ चूक होगी उनके गणित में कि कोई बता नहीं सका कि इतना बुरा बीतेगा। थोड़ा बहुत बुरा नहीं, इतना बुरा। ठीक है, उपसंहार के तौर पर यही कि बीत गई है एक साल, तो बीत साइकोलॉजिकली ही सही, बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन नया साल आ रहा है तो उम्मीदें रखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं इस लोक गीत है एक राजस्थान का। कुलदीप, आज पता नहीं ये सब गीत कविताएं बहुत याद आ रही हैं। अरे आज सही है साल के आखिर में। लेकिन हम लोग ये बात है सन 2003-4 वगैरह की, अकाल की स्थिति बहुत कुरूप थी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में। शिवपुरी ग्वालियर तक प्रभावित था, सवाई माधोपुर, कोटा, इधर पाली के हिस्से में सूखा काफी भयंकर था। और उस वक्त हम लोग घूम रहे थे और भूख से मौतों के ऊपर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे ये मामले हैं उनको देखा जाए। उस वक्त एक लोकगीत राजस्थान में सुनने को मिला था, छपण्यार अकाल पाछे मत आजा हमारी दुनिया में। तो वो महिलाएं 56 में जो एक अकाल आया था, अच्छा। फिर तू फिर से हमारी दुनिया में वापस मत लौट, है ना। तो छपण्यारा अकाल पाछे मत आजा हमारी दुनिया में। हाँ, तो 20 याद कोरोना पाछे मत आ हमारी दुनिया में। हाँ, तो मैं आजकल 12 इस गीत को याद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई न गंगे दत्तम पुनरेति कूपम बाबा मत आना भैया। बहुत हुआ, नो कोरोना, नो कोरोना, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा, गो कोरोना। हम भी है इंसान तुम्हारा, गो कोरोना। पूरा कर लीजिए एक साथ। इसी को कहते हैं कि मतलब कवि की कविता को एक नया विस्तार बाबा ने दिया, अठावले तक ले जाता। अठावले गति को ये इश्क में शहर होना के बाद की कवि है, कविता में अठावले होना। बढ़िया था। चलिए, तो आज के 3 ताल को यही विराम देते हैं। हमने जितना सोचा था उससे लंबी ही चर्चा हो गई और ताऊ को काफी मिस किया हमने। 2021 के बारे में बहुत सारी बातें हुई, पर आखिर में यही कि उम्मीदें भी रखें, पर कड़वी हकीकत भी है कि वो यकुम जनवरी है, नया साल है। उर्दू में यकुम का मतलब एक होता है। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है।
वाह वाह गजलबाश का ये शेर है। तो दिसंबर आने आने तक फिर से देखते हैं कि हम कुछ बेहतर स्थिति में आते हैं या नहीं, और उम्मीद है कि वैक्सीन आ रही है तो जरूर आएंगे। 3 ताल आपको कैसा लग रहा है? रेगुलर बेसिस पे आपकी ईमेल्स हमें बहुत लोगों के मिलते हैं, बहुत लोग जो चुपचाप सुनते हैं और बताते नहीं है कि उन्हें कैसा लग रहा है। उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें एक समय निकाल करके एक छोटा सा ईमेल हमें अगर वो लिख सकें, radio@aajtak.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, radio@aajtak.com। 3 लाइन 4 लाइन में आप अगर हमें बताएं कि ये चीज अच्छी लगती है और ये चीज में सुधार करने की जरूरत है, तो हम वैसा करेंगे। बिल्कुल। 3 ताल। हाँ तीन छोटी छोटी बातें। मेरी हमेशा आदत है कि आखिरी क्लोजिंग लाइन में मैं फरमाइश जरूर करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। 3 छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि नए साल का ये जो 1 जनवरी रेजोल्यूशन होते हैं वो कुछ ना लें, क्योंकि ये चलते नहीं है। तो प्रैक्टिकल रहें। 1 जनवरी से सिगरेट छोड़ दूंगा कि ये नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, ये सब रेजोल्यूशन टिकते विकते नहीं है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आज से कर लीजिए, या जब से मन हो तब से कीजिएगा। ये 1 जनवरी वाला सॉन्ग जो है वो ठीक नहीं है। कम से कम फेसबुक पे बताइएगा नहीं कि आपने ऐसा कुछ रेजोल्यूशन किया है ना। तो पहली तो मेरा आपसे अनुरोध ये है। दूसरा अनुरोध आप लोगों से मेरा ये है कि जब आप नया साल मनाएं, 31 तारीख आएगी अभी और फिर 1 तारीख आएगी जनवरी की, तो प्रेम के गीत सुने, प्यार के गीत सुने, दोस्तों को सुनाएं, एक दूसरे को अपने प्रिय पसंदीदा कविताएं, अपने प्रिय पसंदीदा गीतों के यूट्यूब लिंक, साउंड क्लाउड, पॉडकास्ट, इस तरह की चीजों के लिंक भेजें। प्यार बांटें लोगों को, क्योंकि एक बहुत कठिन मानसिक स्थिति से पूरी दुनिया, हम आप सब गुजरे हैं इस दौरान, और ये इस साहस और इस हिम्मत को, इस धैर्य को बनाए रखने का समय है। इसलिए प्यार बांटिए। किसी को केक पेस्ट्री भेजे ना भेजें, प्यार के गीत जरूर भेजें, प्रेम कविताएं जरूर भेजें। आपको बहुत मजा आएगा। मैं अभी आपसे बात कह रहा हूं और सारे रोम देह के खड़े हो गए हैं, सर के बाल खड़े नहीं हो पा रहे हैं बस। और तीसरी चीज कि समय बदलता है। कैलेंडरों का हो सकता है कि हम कहें एंथ्रोपोलॉजिकली कि कोई महत्व नहीं, लेकिन कैलेंडरों का महत्व होता है। जब एक जवान बेटा, एक छोटा सा नवजात बहुत अल्पकाल में चला जाता है, तब समझ में आता है कि कैलेंडर कितना महत्वपूर्ण है। इसने 80-85 सावन क्यों नहीं देखे। बहुत दर्दनाक होता है वो, तब समझ में आता है कि कैलेंडर कितनी बड़ी चीज है। तो कैलेंडर के विरोध में इतनी सारी बातें कहते हुए भी मैं आप सब लोगों को नए कैलेंडर वर्ष की अपनी तरफ से, 3 ताल की, आज तक ऑनलाइन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कुलदीप इस शुभकामनाओं के सिलसिले को आगे लेके जाएंगे। बस इतना ही। जो आपने कही दूसरी बात कि प्रेम बांटें, वो बहुत जरूरी है। उसी के सहारे हमारा लॉकडाउन कटा और उसी के सहारे ये महामारी का काल कट जाएगा। और मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप से कि 5-6 अच्छी प्रेम कविताएं, हिंदी की हो या फारसी की या स्पेनिश हो, पाब्लो नेरुदा की लिखी हुई हो, ऐसी कुछ कविताएं, उनके अच्छे अनुवाद, उनको रिकॉर्ड करके आप अपने पाठकों के लिए नए साल पे डालेंगे। हाँ, ठीक है। और तब तक यही कि किसी का हाथ छूना नहीं है और किसी का साथ छोड़ना नहीं। क्या 3 ताल है ना? मुझे लग रहा था कि इसका बिल्कुल सही मौका आ गया है। वाह भाई वाह। बहुत सुंदर बात था। यही बात बाबा ने कही। 3 ताल कैसा लगा आपको बताइएगा हमें। शुक्रिया। जय हो, जय हो।